हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए क्षितिज गद्य खंड का जितना भी लेसन है सीबीएसई बोर्ड में इस बार आने वाला 2023 का वो एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से। आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग आज कौन कौन सा लेसन जो गद्य खंड में वो पढ़ने वाले हैं। मैंने पद्य खंड भी पूरा पढ़ा दिया है आपको, सूरदास से लेकर संगतकार तक। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देख लें। मैंने क्लास 10th की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाएं और लेसन को एक एक कविता को अच्छे से पढ़ें ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आइए पहले जानते हैं। तो 10वां लेसन है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश ने लिखी है। 11वां लेसन है बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। लखनवी अंदाज जो यशपाल जी ने लिखी है। ये आपका लेसन नहीं है 13वां चैप्टर, ठीक है ना। अब हम लोग 14th यानी 14वें चैप्टर पर आते हैं। मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी, यह भी आपके सिलेबस में है 2023 के, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं, ध्यान देना आपको। 15वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। 2 चैप्टर हट चुके हैं आपके। एक ये मानवीय करुणा वाला हट चुका है और ये हट चुका है, 2 चैप्टर। अब 16वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद है 17वां चैप्टर संस्कृति, जो भदंत आनंद कौशल्यानंदी द्वारा लिखी गई है। तो जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो में एक साथ सबका सारांश अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से पढ़ा दूंगा, तो फिर आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है नेताजी का चश्मा, जो किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने लिखा है। तो स्वयं प्रकाश का परिचय भी जान लेते हैं ताकि परीक्षा में अगर इनसे कुछ संबंधित प्रश्न आए तो आप आसानी से लिख सकें। ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं। तो जीवन परिचय जब पहले जानते हैं कि स्वयं प्रकाश हिंदी के क्या हैं? कहानीकार हैं। इनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। बस इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। और क्या जानना है बताइए? कि वो वसुधा है ना, वसुधा किनका नाम है? एक पत्रिका का नाम है। किसका नाम है? पत्रिका का नाम है, यानी मैगजीन का नाम है। उसके वो संपादक मंडल में, यानी उन्होंने इसका संपादन भी किया है। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, यानी कहानियों का 13 संग्रह, यानी एक संग्रह में बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो कुछ कहानियां हैं जो मुख्य रूप से यहाँ दी गई हैं। सूरज कब निकलेगा, अच्छे आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ठीक है। ये कहानियों के नाम हो गए। अब नाम जानेंगे उपन्यास के। तो बीच में विनय और ईंधन, ये उनके उपन्यास के नाम है, नोबेल के नाम है। और उनको कई सारे पुरस्कार मिले, जैसे पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सब उनकी जो हैं अनेक रचनाएं हैं और उनके पुरस्कार हैं। अब जानेंगे हम लोग साहित्य की विशेषताएं, मतलब साहित्य की विशेषताएं, रचना की विशेषताएं ज़रूरी है जानना, ताकि आप जो लेसन पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, उसको आप समझ पाएँ, ठीक है ना। तो स्वयं प्रकाश जो है वो मध्यम वर्गीय जीवन से जुड़े हुए हैं। इसी कारण से उनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। ये समझ गए आप। तो उनकी कहानियों में कस्बाई बोध बड़ी सजीवता से प्रकट हुआ है, यानी कस्बे में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन को वो चित्रित करते हैं। आगे क्या है देखिए, वे देश भाषा की नारेबाजी के विरुद्ध सामान्य मनुष्य के आचरण में देश प्रेम देखना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि केवल नारेबाजी ना हो, ठीक है ना। नारेबाजी के विरोध में कौन खड़े हैं? आपके ये कवि, हमारे लेखक जो हैं वो विरोध में खड़े हैं। उनका कहना है कि हमें अपने आचरण में देश प्रेम दिखाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हम अपने व्यवहार में क्या रखें? देश प्रेम रखें, अपने हृदय में प्रेम रखें। केवल विरोध करने से ही नहीं होता है, नारेबाजी करने से देशभक्ति नहीं कहलाती है। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? अपने हृदय में देश प्रेम की भावना रखना। इस पाठ में वही बात को बताया गया है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। उनकी कहानियों में जातीय भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है, यानी जो लोग जाति पाति का भेदभाव रखते हैं ना, उनके प्रति उनके कविताओं में विरोध दिखता है।
ये तो बातें थी, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, चलिए ये सब छोड़कर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जितना था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जानेंगे पाठ का सार क्या है, ठीक है ना। तो नेताजी का जो चश्मा है वो कहानी है एक, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे आप कि ये जो गद्य शैली है इसकी क्या है, कहानी है। और ये कहानी है एक कैप्टन के ऊपर। कैप्टन जो है वो चश्मे वाला है, चश्मा बेचा करता है, ठीक है ना। तो जिस कैप्टन जिस कस्बे में चश्मा बेचता है वहाँ एक चौराहा है, और चौराहे के पास ही एक पान की क्या है, दुकान है। और उसी दुकान से प्रत्येक 15 दिन के दौरान जो है हमारा लेखक जो है वहाँ से गुजरता है और वहाँ पान खाता है। तो पहली बार जब लेखक वहाँ से गुजरता है तो वहाँ उसे उस कस्बे में चौराहे पर नेताजी की मूर्ति यानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिखाई देती है ना। और उस मूर्ति पर जो है चश्मा था, ठीक है ना। चश्मा था, लेकिन कैसा था बताइए, मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि ओरिजिनल था, जैसा हम लोग पहनते हैं वैसे चश्मा था, ठीक है ना। तो वैसे ही चश्मा उनको मिला, देखने को तो बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई इस कस्बे के लोग बड़े अच्छे हैं, देशभक्त हैं, है ना। सबने मिलकर प्रयास किया और चश्मा लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, चश्मा लगाने वाला केवल इकलौता कौन था, केवल एक ही था। वो कौन था, कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है। इस बात से वो अपरिचित थे, वो बाद में उनको पता चलता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग सीधे सारांश पर आते हैं। तो हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से क्या करते थे, गुजरा करते थे। कस्बा क्या था, छोटा नहीं था, ठीक है। छोटा नहीं था मतलब क्या, कस्बा जो है बहुत बड़ा नहीं था, मतलब छोटा था, काम चलाओ कस्बा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है यहाँ लिखा हुआ, देखिए, अधिकतर मकान क्या थे, कच्चे थे। नगर पालिका थी। लगता है उस नगर पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी होगी। यानी मूर्ति लगवाने वाले कौन थे, नगर पालिका के जो सदस्य थे। मूर्ति देखकर लगता है ऐसा कि वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। यानी मूर्ति जो है जल्दबाजी में बनी, क्योंकि उनका जो प्रशासन का जो अवधि था ना, यानी कार्यकाल जो था वो समाप्त होने वाला था। तो जल्दबाजी में जो है स्थानीय कलाकार को मौका दिया गया बजाय कि दूर से बुलाने की। शायद कस्बे में एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, ये जो मोतीलाल नाम दिया गया है ये मूर्तिकार का नाम है, लेकिन ये संभावित नाम है। उसने कहा कि भाई मैं आपके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, मतलब मैं जल्द से जल्द मूर्ति बना दूंगा। मूर्ति संगमरमर की बनी, है ना, टोपी के कोट से दूसरे बटन तक, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। ध्यान देंगे आप, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है ये कि बस्ट किसे कहते हैं। तो टोपी से, है ना, टोपी से कोट के दूसरे बटन तक के हिस्से को क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। ध्यान देंगे आप, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। मूर्ति जो थी वो 2 फुट की थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता, जो नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, उसको मूर्ति को देखते ही याद आता था। कहने का मतलब ये कि मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, सारी यादें फिर से याद ताज़ा हो जाती थी। तो ये प्रयास जो था मूर्तिकार का बड़ा ही सराहनीय था और बड़ा ही प्रशंसनीय था। आपको क्वेश्चन कहीं से बनेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं सुनते हैं तो फिर कब सुनेंगे आप, ठीक है। मूर्ति के रहस्य, चश्मे का रहस्य, मैंने बताया कि हालदार साहब गुजरे थे उधर से और वहाँ उन्होंने मूर्ति पर क्या देखा था, चश्मा देखा था। हालदार साहब को आते जाते मूर्ति की एक बात खटकती थी, है ना। हालदार साहब ने, लेखक का नाम ही हालदार साहब है, जो कंपनी में काम करते हैं और हर 15 दिन यानी हर पखवाड़े, 15 दिन मतलब पखवाड़ा, एक पखवाड़ा को 15 दिन कहते हैं, हर पखवाड़े वो उस गुजरते थे कस्बे से और मूर्ति पर जब चश्मा देखते थे तो उनको एक खटकती थी, भाई चश्मा रियल क्यों है, मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था ना। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था, यानी संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, मैंने बताया आपको इस बात को। उसकी जगह किसी एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कैसा फ्रेम था, पहली बार जब देखा था उन्होंने तो चौड़ा काला फ्रेम, जब पहली बार उन्होंने मूर्ति पर चश्मा देखा था तो उन्होंने जब पहली बार मूर्ति चश्मा देखा तो उनके होठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब जिज्ञासा भरी मुस्कान, कि भाई ये कैसे हो सकता है, मूर्ति पत्थर की है, चश्मा क्या है, रियल है, वास्तविक है, ठीक है ना। तो उन्होंने मन ही मन कहा था कि भाई वाह वाह,
क्या आइडिया है ना। मूर्ति संगमरमर की लेकिन चश्मा रियल। ये कविता में आपका लेसन में आपका लिखा हुआ है, किताब आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है बात, यहाँ पूरा नहीं दिया गया क्योंकि सारांश नहीं है। हवलदार साहब जीप में बैठे बैठे सोचने लगे कि इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। हमको लगा कि जो प्रयास है चश्मा लगाने का ये किसने किया होगा, किसी नागरिक ने, यहाँ के नागरिकों ने किया होगा, लोगों ने किया होगा, कितने बड़े देशभक्त हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ये काम तो किसका था बताइए, एक कैप्टन यानी एक चश्मे वाला था जो चश्मे बेचा करता था। उसको बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी लगती थी, वो देशभक्त था ना, उसके हृदय में देशभक्ति की भावना थी। वो कुछ ज़्यादा नहीं करता देशभक्त, है ना। देशभक्त क्यों था बताइए, वो पूरे कस्बे में एकमात्र देशभक्त था। क्यों था बताइए, क्योंकि उसके हृदय में देशभक्ति की भावना थी, ठीक है ना। वो कुछ बड़ा नहीं करता था। हम लोगों को भी यही करना अपने देश के लिए, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना। आपको सीमा पर जान नहीं देनी है, सीमा पर जाकर बॉर्डर पे आप अपने लिए, अपने देश के लिए छोटा छोटा योगदान देकर ही देशभक्त बन सकते हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई नागरिक ऐसा, सारे नागरिक लोग ऐसा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये तो कैप्टन करता था, वो अपनी भावना को, अपनी देशभक्ति की भावना को चश्मा लगाकर प्रकट करता था। वो हवलदार साहब का कौतुक तब और भी बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम बदल गया है, ठीक है ना। पहली बार अलग फ्रेम था, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग, मतलब हर बार जो है अलग अलग तरह का फ्रेम वाला चश्मा उनको दिखाई देता। तो हवलदार साहब ने सोचा कि भाई बहुत बढ़िया आइडिया है, मूर्ति भले ही कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है ना। सही बात है, कपड़े कैसे बदलेंगे, क्योंकि संगमरमर के कपड़े बने हैं ना। तो चश्मा अगर रियल है तो बार बदला जा सकता है। तो ये उन्होंने मन ही मन कहा, ठीक है ना। चश्मे बदलने का रहस्य, चश्मा क्यों बदला जाता था, इस बात को लेखक ने कब जाना, जब उनकी जिज्ञासा उनके लिए दबाना क्या हो गई, कठिन हो गई। मतलब एक कई बार ऐसा मौका आता है ना कि हम लोग अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाते हैं, तो उस वक्त जो है उसको जानना हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। तो चश्मा का रहस्य तभी खुला। आखिरकार हवलदार साहब ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली, है ना। कहाँ रुकवा ली, कस्बे के चौराहे पर जहाँ पान की दुकान थी। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा, पान वाला जो क्या करता था, पान बेचा करता था, उससे पूछा कि भाई नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है, चश्मा का फ्रेम मतलब चश्मा कौन बदल देता है हर बार। पान वाले के बारे में बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पान वाला का जो यहाँ पर जो चर्चा हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। पान वाले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरित्र चित्रण कीजिए उसका, उसके बारे में बताइए, रेखा चित्र उसका बनाइए आप। तो फोटो नहीं बनाना कि मोटा सा था, हंसता हुआ, ये नहीं बनाना आपको, ठीक है ना। वो लिखना है जो लिखा हुआ है। पान वाला बड़ा मोटा था, खुश मिजाज था, हमेशा अपने मुंह में पान ठूसे रहता था, जब भी कोई बात करता था तो वो हंसता था, उसकी तोंद हिलती थी, ये सारी बातें लिखनी है ना। वो हमेशा कैप्टन का मजाक बनाया करता था, लेकिन जब कैप्टन मर जाता है ना तब वो भी दुखी हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना कि पान वाला भी एक देशभक्त था, क्योंकि वो जान चुका था कि इस कस्बे में मात्र एक लौता देशभक्त कौन था, कैप्टन जो मर गया। अब चश्मे पर मूर्ति कोई नहीं लगाएगा, मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं लगाएगा। इससे स्पष्ट है कि जो पान वाला था वो भी देशभक्त था, ठीक है ना। ये लिखिएगा आप, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन लगाता है ना, कैप्टन चश्मे बदलता है। मतलब ये जो फ्रेम बदलने का काम है, चश्मा बदलने का काम, ये कौन करता है, कैप्टन करता है, ठीक है ना। तो लेखक समझ नहीं पाए कि कैप्टन कौन है, कैप्टन क्या करता है, ये समझ नहीं पाए, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बातें जो थी पान वाले ने अपनी भाषा में कहा था कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, इसलिए उसको निकाल दिया, दूसरा बैठा दिया। तो ऐसे करके कैप्टन ने पान वाले ने कहा था। तो पान वाले की बात समझ नहीं पाए थे। तो करता क्या था कैप्टन बताइए। तो कैप्टन चश्मे वाला हमेशा चश्मा लगाता था, कहाँ पर बताइए, मूर्ति के पास ही, ठीक है ना। और एक चश्मा मूर्ति को पहना दिया करता था। ग्राहक आता था तो ग्राहक को उतने चश्मों में चश्मा पसंद नहीं आता था, पसंद कौन आता था, मूर्ति वाला चश्मा। तो भाई क्या करे, ग्राहक तो देवता होता है, भगवान होता है। तो उसकी मांग को पूरा करने के लिए कैप्टन क्या करता, चश्मे वाला क्या करता कि नेताजी से क्षमा मांगता कि हे नेताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, और क्षमा मांगते हुए चश्मा निकालकर ग्राहक को देता था और फिर एक नया चश्मा मूर्ति को पहना देता था। यही काम कौन करता था, कैप्टन। यही कारण था कि प्रत्येक पखवाड़े लेखक को बदलता हुआ चश्मा देखने को मिलता था। आई बात समझ में ना। चलते आगे बढ़ते हम लोग। तो यही बातें कौन कितने समझाई बताइए, यही बातें हमारे पान वाले ने हवलदार साहब यानी लेखक को समझाई थी।
तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि ये मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? चश्मा तो भाई संगमरमर का होना चाहिए था ना, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। तो पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर बनाना मतलब मोतीलाल, जो मास्टर था ना, मोतीलाल वो था ना मास्टर, वो बनाना भूल गया। तो हवलदार साहब यह सुनकर क्या हो गए, बड़े चकित हो गए कि भाई इतना महान नेता, उसकी मूर्ति बनी और चश्मा बनाना भूल गया, ये क्या छोटी बात है? लेकिन पान वाले के लिए छोटी बात थी, इसलिए वो हंस रहा था, है ना। जो ये बात हमारे लेखक के लिए छोटी नहीं थी, ये द्रवित करने वाली, है ना, दुखी होने वाली बात थी, ठीक है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मूर्ति बनी चश्मा नहीं बना? ये तो देशभक्तों का अपमान हुआ ना, ठीक है। उनका अनुमान सही निकला। यह मूर्ति का सचमुच कस्बे का अध्यापक लगता है वह 1 महीने भर में मूर्ति बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया होगा, या सफल रहा होगा, चश्मा बनाते टूट गया होगा, पत्थर चश्मा अलग से लगाया होगा, वह भी निकल गया। मतलब अनेकों बातें उनके मन में आने लगी कि हो सकता है कि मूर्तिकार मोतीलाल चश्मा बनाया होगा उसने, लेकिन संगमरमर चश्मा कैसे बने, इतनी बारीक कैसे बने, और पारदर्शी चश्मा कैसे बने संगमरमर का? ये पॉसिबल तो है नहीं। संगमरमर को आर पार देख सकते हैं, आप कभी नहीं देख सकते हैं। तो इसी कोशिश में चश्मा बनाते बनाते टूट गया होगा, ठीक है ना। ये हो सकता है, संभावित कारण है, यही कारण चश्मा नहीं बन पाया। कैप्टन चश्मे वाले से भेंट। आखिर लेखक की भेंट जो है चश्मे वाले से कब होती है? हवलदार साहब को सब विचित्र लग रहा था। मतलब ये सब बातें भाई, ये सब जानकर वो बड़े मतलब चकित थे। मतलब ये हो क्या रहा, कैसे हो रहा है ये? उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली, है ना। फिर वो पान वाले के पास गए और पूछा कि भाई ये कैप्टन कौन है? हु इज कैप्टन? कैप्टन कौन है, ठीक है ना? नेताजी का साथी है कहीं का? क्योंकि कैप्टन नाम सुनकर उनको लगा कि भाई ये कोई जरूर भूतपूर्व सिपाही होगा या नेताजी का साथी होगा, इसीलिए उसको बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, चश्मा लगा देता है वो प्रत्येक रोज। उनको ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो कैप्टन था वो एक चश्मे वाला था, बहुत गरीब था, दुबला था, लंगड़ा था, मरियल सा था। जबकि लेखक ने उसकी तस्वीर अपने मस्तिष्क में अलग ही बना ली थी कि हट्टा कट्टा नौजवान होगा, भूतपूर्व सिपाही होगा, नेताजी का साथी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो यही बात ये सोचने लगे, देखो यहाँ पर लिखा भी है। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था क्या, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था, है ना। यह प्रश्न सुनकर कौन हंसने लगा? पान वाला हंसने लगा, है ना। वो मुस्कुराकर बोला कि साहब वो लंगड़ा क्या हो जाएगा फौज में? लंगड़ा किसको कहा जा रहा है बताओ? कैप्टन को, जो एकमात्र इकलौता देशभक्त है उस कस्बे में, उसको क्या बोला जा रहा है? लंगड़ा बोला जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। हमारा देश ऐसा ही है, जी हाँ, हमारा देश ऐसा ही है कि वो देशभक्तों का क्या उड़ाता है? मजाक उड़ाता है, ठीक है। खुद देशभक्त हम लोग हैं नहीं, लेकिन जो देशभक्ति दिखाते हैं उनका भी हम लोग मजाक उड़ाते हैं। कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में साहब, पागल है पागल, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो आ रहा है, उससे बात कर लो आप, और हो सके ना तो कहीं फोटो वोटो छपवा दो उसका। किसने कहा बताओ? पान वाले ने कहा। किससे कहा? लेखक से कहा। लेखक ने जब देखा पान वाले को तो शॉक्ड हो गए, चकित हो गए, अवाक हो गए। हवलदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हवलदार साहब इन लेखक जो है हमारे देशभक्त थे, और एक देशभक्त ही एक देशभक्त को समझ पाता है। मुड़ कर देखा तो अवाक हो गए कि बेहद बूढ़ा मरियल सा, सिर पर गांधी टोपी रखे, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए कौन आ रहा है? कैप्टन आ रहा है। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूक यानी बक्स है, उसमें चश्मे ढेर सारे भरे पड़े हैं, और एक लकड़ी पर उसने क्या किया है? बांस पर बहुत से चश्मे टांग रखे हैं, और फिर लगा कर क्या बेचता है? वो चश्मा बेचता है। हवलदार साहब पूछना चाहते थे इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, किसने इसका नाम कैप्टन रखा और क्यों रखा? ये प्रश्न आ सकता है कि चश्मे वाले का नाम कैप्टन क्यों पड़ा, आ जाओ, क्यों पड़ा आखिर? परंतु ना तो पान वाले के पास फुर्सत थी, ना जीप के ड्राइवर के पास। पान वाले ने साफ कह दिया, भैया मैं अब आपको कैप्टन के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, मुझे बहुत काम है, मुझे पान बेचनी है, जाइए आप यहाँ से, ठीक है ना। और ड्राइवर का जो जीप का जो ड्राइवर था वो परेशान थे, मालिक कब चलेंगे, तो दोनों के पास समय नहीं था, लेकिन लेखक जाना चाहता था। तो उस दिन के बाद कई सालों तक, कई मतलब कई नहीं, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, उस दिन कई सालों नहीं बल्कि 2 साल तक लगातार हमारा लेखक उस कस्बे से गुजरता रहा, उस कस्बे के चौराहे पर रुकता रहा, पान खाता रहा, और प्रत्येक पखवाड़े चश्मे को बदलता हुआ देखता रहा। लेकिन 2 साल जब बीत गए, ठीक है ना,
2 साल में तो हमेशा कोई ना कोई चश्मा मिलता, कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, मतलब कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था, क्योंकि पान वाला जिंदा था, सॉरी कैप्टन जिंदा था, चश्मे वाला जिंदा था। लेकिन जब एक बार 2 साल के बाद लेखक गुजरा, है ना, 2 साल के अंतराल में जब दूसरा साल गुजरा, तीसरे साल गुजरने लगा, तो देखा कि उसने कि मूर्ति पर किसी तरह का कोई चश्मा नहीं था, ना तो संगमरमर का, ना तो ओरिजिनल। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार जाकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि इस बार मूर्ति चश्मा क्यों नहीं है? चश्मा तो हर बार होता है ना। तो पान वाले से पूछा कि भाई चश्मे की मूर्ति, तुम्हारे चश्मा मतलब मूर्ति सॉरी नेताजी की मूर्ति चश्मा कहाँ गया, क्यों नहीं चश्मा है, बताओ। किसने पूछा बताइए? हवलदार साहब, लेखक ने पूछा। पान वाला रोने लगा। देखो वो लिखा है ना, मैंने पहले बताया था ना, पान वाला अंदर से देशभक्त है। ये बात उसे कब पता चली? जब कैप्टन मर गया। पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा उदास स्वर में कि साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब उदास हो गए। उदास होकर जीप में बैठकर चल पड़े और सोचने लगे कि उस देश का क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, यहां पर लिखा हुआ ना, देखिए कि उस देश का क्या होगा। भारत देश की बात हो रही है कि जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर क्या करते हैं? हंसते हैं, और स्वयं बिकने के क्या करते हैं? मौके ढूंढते हैं। यानी उन लोगों पर हंसते हैं जिन लोगों ने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी, अपना घर, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, माँ बाप, सबको बलिदान कर दिया उन्होंने, और उन पर हम लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, और स्वयं को, देश को बेचने का काम भी करते हैं। देशद्रोही होने का हम लोग प्रमाण देते हैं, हम लोग देश को बेचकर। तो लेखक इस तरह से बड़ा निराश हो गया, वहाँ चला गया और उसने सोच लिया कि भैया आज के बाद मैं इस कस्बे में रुकूंगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, लत लग गई, आदत लग जाने पर आदत छूटती नहीं है, नशा हो जाता है। तो लेखक जब गुजरा उस कस्बे से, तो कह दिया उसने ड्राइवर से, भैया आज के बाद यहाँ रुकना नहीं है, हम लोग आगे कहीं पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर। जब वो गुजरे तो उनकी आंखें अपने आप कहाँ चली गई? मूर्ति पर चली गई। और जब मूर्ति को उन्होंने देखा तो शॉक्ड हो गए, अवाक हो गए। ड्राइवर तो अपनी धुन में था ना, चला रहा था जीप। अचानक बोले कि रोको। बोलना था कि ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाई। अभी गाड़ी रुकी भी नहीं थी कि लेखक कूद गया जीप से, और कूदकर अटेंशन में खड़ा हो गया। कहाँ पर? मूर्ति के पास। उनकी आंखें नम हो गई। क्या देखा उन्होंने? वहाँ देखा उन्होंने कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है, लेकिन लकड़ी का बना चश्मा, जो बच्चे बनाते हैं। बच्चों ने बनाया था और बनाकर मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था लकड़ी का। यह देखकर वो भावुक हो गए। उनको ये महसूस हुआ कि हमारे देशभक्त में देशभक्तों की कोई कमी नहीं। एक कैप्टन नहीं, लाखों करोड़ों कैप्टन हैं, और हमारे देश के जो बच्चे, जो हमारे भविष्य हैं, उनमें देशभक्ति की भावना अगर जीवित है तो देशभक्ति की भावना कभी समाप्त नहीं होगी। इसी बात से उनकी आंखें क्या हो गई? नम हो गई। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं बाल गोविंद भगत पर, है ना। बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनी। तो हमारा अगला चैप्टर है, अगला पाठ है बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये पाठ जो है ये किस गद्य शैली में लिखा गया, ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग छोड़ देते हैं, इसको आप लोग खुद पढ़ लें, क्योंकि लेखक परिचय उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। परीक्षा में ये नहीं आता, तो स्क्रीनशॉट ले ले या ऐसे आप पढ़ ले इसको रोक के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सीधा हम लोग आते हैं पाठ के सार पर। तो रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, ठीक है। बाल गोविंद भगत लेसन का नाम है, और लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आइए, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र में क्या होता है बताइए? रेखा चित्र में किसी एक व्यक्ति के विशेषताओं को भरा जाता है, उसकी बाहरी, उसकी आंतरिक विशेषताओं को। तो यहाँ पर एक पात्र है बाल गोविंद भगत, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत एक पात्र है, उन्हीं का रेखा चित्र यहाँ पे इस पाठ में दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो जो ये बाल गोविंद भगत हैं, ये एक सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। देखिए आपने सुना होगा कि कुछ लोग या तो सन्यासी होते हैं या तो गृहस्थ होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। लेकिन ये बाल गोविंद भगत एक ऐसा पात्र है जो दोनों है। कहने का मतलब है कि प्योर सन्यासी भी है और प्योर गृहस्थ भी है। परिवार चलाते हुए भी सन्यासी के सभी नियमों का कौन पालन करता है? बाल गोविंद भगत करता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी अच्छी बात इसमें दी गई हैं,
आइए चलते हैं हम लोग। तो कहानी तो है नहीं कि कहानी की तरह बताया जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो बातें वो पढ़ेंगे। कि बाल गंगाधर भगत एक सजीव रेखा चित्र है। इसमें उन्होंने गांव के एक सच्चे भक्त के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण किया है। सच्चे भक्त की किसकी बात की गई है, बताइए, बाल गंगाधर भगत की, भगत को कहा गया, ठीक है ना। लेखक का जातीय अहंकार, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि लेखक का जातीय अहंकार, ना जाने किस प्रकार प्रेरणा से लेखक के ब्राह्मण होने का गर्व तेली भगत बलवंत के सामने झुक जाता था, ठीक है ना। तो ये बातें परीक्षा में नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये लेसन थोड़ा हटकर है, ठीक है। ये बातें छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब होता ही नहीं, ये सब बेकार है सब। ये लेखक का जातीय अहंकार, इसमें कोई रिलेटेड है ही नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से आते हैं, ठीक है। कि बाल गंगाधर भगत कौन थे बताइए, एक कबीर पंथी, यानी कबीर के भक्त थे वो, कबीर के आदेशों पर चलते थे वो, ठीक है ना। और उनके व्यक्तित्व के बारे में शुरुआतें बताया गया, ठीक है, कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान देंगे आप। तो भगत जी मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी मिडिल हाइट थी उनकी, ना ज़्यादा लंबे थे ना नाटे थे, और घोरे चिट्टे, बहुत सुंदर, ठीक है ना। चेहरे पर चमक थी उनकी, दाढ़ी थी, है ना, दाढ़ी भी चमकती थी, क्योंकि कुछ दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, चमक उसमें झाई मारती थी। कपड़े पहनते थे लेकिन बहुत कम पहनते थे, कपड़े के रूप में केवल लंगोटा पहनते। लंगोटा जानते, लंगोटी आप लोग जानते होंगे, पहले के लोग उसको अंडर गारमेंट के रूप में प्रयोग करते थे। सिर पर कनफटी टोपी थी, यानी कान से फटी हुई टोपी लगाते थे वो, चित्र में आप देखेंगे ना एनसीईआरटी बुक में, वहाँ दी गई है। जाड़े में काली कंबल के बल ओढ़ते थे, बस। मतलब गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में केवल क्या पहनते थे वो, केवल लंगोट और कनफटी टोपी, और ठंड के दिनों में केवल काली कंबल, और कुछ नहीं। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे वो गृहस्थ थे, है ना, वो गृहस्थ थे, मतलब वो घर पार चलाने वाले व्यक्ति थे, शादीशुदा थे। उनकी पत्नी के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, जो बहुत सुंदर थी, ठीक है ना। और खेती बाड़ी भी उनकी थी, खेती बाड़ी भी करते थे वो। लेकिन खेती में जो पैदा होती थी, वो खेत के अनाज को उठाकर वो कबीर मठ ले जाते थे, ठीक है ना। कि कबीर को वो ईश्वर मानते थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। कबीर को वो साहब कहते थे, अर्थात मतलब ईश्वर, वो कबीर को ईश्वर मानते थे, साहब मानते थे। उनका कहना था कि उनका जो कुछ है, इनका कहना था, भगत जी का कहना था, उनका जो कुछ है वो किनका है, कबीर का है। इसलिए खेत में जो पैदा होता था ना, उसको वो अपने सिर पर लाद कर कबीर मठ ले जाते थे, और वहाँ जाकर दान दे देते थे। और वहाँ के जो मठ वाले जो होते थे, उनको जैसे मान लो कि आप प्रसाद चढ़ाते हैं ना मंदिर में, तो 5 लड्डू देते हैं आप, तो 5 लड्डू के बदले 5 लड्डू मिलता है आपको, क्या नहीं मिलता है ना, 4 लड्डू या 3 लड्डू मिलता है आपको। तो वो फिर लड्डू नहीं रहा, वो क्या बन गया आपका, 3 लड्डू, वो आपका प्रसाद बन गया। तो ऐसे ही मठ वाले करते थे, उनको लौटाते थे, उनका अनाज ही लौटाते थे, लेकिन सब नहीं लौटाते थे, कुछ लौटाते थे। तो वो उस अनाज को अनाज नहीं बल्कि प्रसाद मानकर घर ले आते थे, और उसी प्रसाद को वो साल भर खाते थे, यानी साल भर उनका काम चल जाता था। यही बात यहाँ दी गई है, मैंने जो आपको बताया अभी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। मस्त गायक भगत, वो गायन, उनका गायन प्रतिभा का क्या कहना, मतलब जो सुनने वाला था ना, मृत व्यक्ति में भी जान आ जाती थी, ऐसी उनकी गायन प्रतिभा थी। किनकी बताइए, भगत जी की। तो भगत जी जो है मधुर गीत गाते थे, सब लोग उनके गीतों पर क्या थे, मुग्ध रहते थे। चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, हर मौसम में लोग उनका गीत सुनते थे। मरने के पहले भी एक दिन उन्होंने गीत गाया था, ठीक है ना, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ तक कि उनका जब बेटा मरा था ना, इकलौता बेटा, उस वक्त भी उन्होंने गीत गाया था, उसी तल्लीनता में, उसी स्वर में, कोई बदलाव नहीं था। ऐसे कौन थे, भगत जी थे, क्योंकि वो गृहस्थ भी थे और सन्यासी भी थे। तो हमेशा किसके गीत गाते थे, वो कबीर के ही गीत गाते थे। ये नहीं कि हनी सिंह के गीत गाते थे, ठीक है ना, बादशाह का है, बड़े लोकरे बेटी लो लंबा लंबा चूल, ये गाना नहीं गाते थे, वो कबीर गीत गाते थे, ठीक है ना। कबीर का गीत जैसे है आपका ये वाला, बड़े, ये आपका है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। ये कबीर का पद है, ठीक है। ऐसे ही पद को वो गाते थे।
तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बताया गया इसमें इस पाठ में रेखा चित्र में आषाढ़ महीने की, आषाढ़ का महीना जो है ना किसानों का महीना होता है। इस महीने में किसान जो होते हैं सारे के सारे किसान खेतों में चले जाते हैं और वहाँ खेतों में धान रोपते हैं, है ना। पूरा शरीर उनका कीचड़ से लथपथ रहता है, पूरा परिवार उनका खेतों में रहता है। तो ऐसा ही कौन करते थे, भगत जी करते थे, ठीक है ना। आषाढ़ के दिनों में जब रिमझिम बारिश होती थी तो वो किसानों के साथ धान रोपते थे और जब रोपते 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 वो गाना गाना जब शुरू करते थे ना तो उनका जो स्वर था वो स्वर सीधा स्वर्ग तक जाता था। स्वर्ग, ये ध्यान दीजिए, उनका जो स्वर था वो स्वर्ग तक जाता था सीढ़ी के माध्यम से, है ना। स्वर्ग की सीढ़ी के माध्यम से स्वर्ग तक पहुंचता था और जो स्वर था वो जो नीचे जो गिरता था यानी लोगों के कानों पर जब पड़ता था, उनका स्वर सुनाई देता था कानों में, तो फिर क्या कहना, है ना। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, लोगों में एक शक्ति, एक ऊर्जा, अलग ऊर्जा छा जाती थी ना, लोग अलमस्त हो जाते। देखिए लिखा भी यहाँ पर देखिए कि आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे, भगत जी अलमस्त होकर गाया करते थे, है ना। तो अलमस्त होकर क्या करते थे, गाते थे और लथपथ होकर एक एक पौधे को पंक्ति में रोपता चला जाता था। साथ ही अपनी भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाकर चलाता था। उनकी संगीत से बच्चे झूमने लगते, मतलब उनका संगीत सुनकर जो है बच्चे झूमने नाचने लगते थे। महिलाएं जो शर्माती हैं, लजाती हैं गाँव की, वो भी क्या करती थी, होठों से गीत गुनगुनाने लगती थी। हलवाओं के पैर, जो हलवाई जो हल चलाते हैं ना, उनके पैर तो थक जाते थे तो उनके पैरों में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती थी, ताल से ताल मिलाना शुरू कर देते थे। तो ये संगीत का क्या था, उनका जादू था। संगीत नहीं था भगत जी का, ये संगीत का जादू था कि लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। तो ये हम लोगों ने बात की कब की बताइए, आषाढ़ महीने की। अब हम लोग बात करेंगे भादों के महीने की कि भादों के महीने में क्या करते थे। भादों का महीना क्या होता था, बरसात का महीना होता है ना, बहुत बारिश होती है, चारों तरफ अंधकार छाया रहता है। इस अंधकार में भी, इस बरसात में भी वो गीत गाते थे, लोगों को जगाए रखते थे, ठीक है ना। देखिए लिखा है यहाँ पर, भादों की अंधेरी रात में झिल्ली की झंकार, कीट का नाम है झिल्ली, झंकार उसकी आवाज़ ध्वनि करती है। मेढक यानी दादुर, दादुर मतलब मेढक होता है, ठीक है ना। मेढकों के टर टर के बीच भगत जी की खंजरी डिमक डिमक बज रही, ठीक है ना। कहते हैं वो मतलब गीत गाते थे तो खंजरी बजा बजा कर ही गाते थे, ठीक है ना। तो उनकी जो आवाज़ थी वो इतनी अधिक थी, ऊंची थी कि झिल्ली की झंकार और मेढकों की टट्टर भी उनकी आवाज़ से आगे धीमी पड़ जाती थी। आइए बात समझ में। बादल गरजते रहते थे, अतिवृष्टि होती थी, लेकिन इतने ऐसे माहौल में भी उनकी आवाज़ सब लोगों के कानों तक पहुंच जाती थी। देखो गाते थे, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहिक उठे ना, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि प्रेमिका का जो प्रेमी है, पति जो है, वो उसके गोद में ही है, ठीक है ना। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरा पिया यहाँ पर नहीं है, मेरा पिया परदेश चला गया है। यही सोचकर उसके हृदय में चीख उठती है, वो हृदय से दुखी हो जाती है वो। मतलब गीत का ये अर्थ है। सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी जागते थे और लोगों को जगाए रखते थे, ठीक है ना। गांव में परंपरा है कि सारे लोग सोते नहीं है, एक आदमी जागता है और सबको जगाता है रात में ताकि चोरी ना हो। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर झांक जरा, है ना। मुसाफिर कौन है, यहाँ राही यानी रास्ते में चलने वाला जो मुसाफिर है, यात्री, उसको मुसाफिर कहा गया है। गठरी यानी मोटरी में तुम्हारे पास जो सामान है, धन है, दौलत है, उसमें उसके पीछे कौन लगे हैं, चोर लगे हैं, इसलिए तू जागता रहे। तो ये हमने बात की किस महीने की, भादो महीने की, हिंदी महीना है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग गर्मी के महीने की, ठीक है ना। कार्तिक से लेकर गर्मियों की ना, कार्तिक से लेकर फागुन तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने के बीच हमारे भगत जी प्रातः काल ही, ठीक है ना, प्रातः काल ही निकल जाते थे अपने गांव से 2 मील दूर, यानी सूर्य उगने से पहले ही वो 2 मील दूर चले जाते और गंगा स्नान करके 2 मील पैदल चले आते और आकर उनके गांव में एक पोखर था, पोखर मतलब तालाब टाइप का होता है, ठीक है ना। वहाँ पर आते और बैठ जाते थे। वहाँ पर ठंड के महीने की बात कर रहे हैं, सॉरी गर्मी, हाँ गर्मी की बात कर रहे हैं, ये नहीं गलत दिया हुआ है, कार्तिक से आपका फागुन तक, ठीक है ना। ये जो प्रक्रिया है ये ठंड की बात हम लोग कर रहे हैं, कार्तिक, है ना। तो ठंड के महीने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठंड के महीने में दूर जाते थे, 2 मील दूर स्नान करके ठंड में आते थे और पोखर के पास बैठ जाते थे और कबीर के गीतों गाते रहते थे, ठीक है ना। एक बार ऐसे ही लेखक भी उनकी आवाज़ को सुनकर जो है वहाँ चला आता है, वो ठिठुर रहा है और हमारे भगत जी गा रहे हैं मस्त होकर और उनका पूरा पसीना माथे से निकल रहा है, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक, देखिए मैंने कहा ना कि कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाते थे। प्रभाती मतलब क्या होता है? प्रातः काल जो गीत गाया जाता है उसको प्रभाती कहते हैं। तो कैसे गाते थे बताइए प्रभाती? वो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर कि वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी गंगा स्नान करते तथा खंजड़ी गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर गाना टेरने लगते। मैंने बताया आपको कि गांव के ऊंचे पोखरे पर बैठ जाते थे और वहां गाना गाना शुरू करते थे। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भोर के समय लेखक ने उसे गाते बजाते नाचते देखा। उसे मतलब उन्हें, भगत जी को। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होकर नाचने भी लगते थे। कपकपाने वाले इस सर्दी में भी उनके माथे से क्या झलकते थे? पसीने झलकते लगते थे, मतलब पसीना दिखाई देता था उनका। वहाँ लेकर खड़ा होकर काँप रहा था और वही भगत जी नाच रहे थे और गर्मी से तरबतर थे वो। ठंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कार्तिक से लेकर फागुन तक। आप बात करें गर्मियों की, गर्मी में वो संझा गाते थे, ठीक है ना, सांझ के समय संझा यानी शाम के समय गाया जाने लगा गीत। तो शाम के समय जब गीत गाते थे तो उनका जो संझा था वो कहाँ होता था? उनके ही घर के आंगन में होता था। और घर के आंगन में उनके ढेर सारे प्रेमी यानी उनके प्रेम करने वाले या म्यूजिक लवर, है ना, संगीत प्रेमी जुट जाते थे और उनके साथ ही गाते थे, नाचते थे, है ना। ऐसा समय आता था ना, धीरे धीरे समय आता था कि सुर ताल स्वर जो है ऊंचा उठने लगता था, सबका तन और मन भी ऊंचा उठने लगता था और धीरे धीरे जो मन है, जो तन जो है मन पर भावी हो जाता था। कहने का मतलब है कि मन पर कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है ना। मन पर किसका कंट्रोल होता था? शरीर का। ध्यान दीजिए आप, सॉरी, तन पर मन का कंट्रोल, ठीक है ना। तन पर, शरीर पर मन जो है वो तन को अपने काबू में रख लेता था और सबको नाचने पर मजबूर कर देता था। देखो लिखा भी यहाँ पर कि गर्मियों की संझा, ठीक है ना, गर्मियों की सांझ में उनके घर में कुछ प्रेमी जुटते थे। तब खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। उनकी प्रेम मंडली भी उनके पीछे गाती थी, दोहराती थी। धीरे धीरे भजन भी नाचने लगते थे, भगत जी भी नाचने लगते थे। उनके साथी नृत्यशील हो जाते थे, ठीक है ना। उनके जितने भी लोग थे सब नाचना गाना शुरू करते थे। पूरा आंगन संगीत में डूब जाता था, संगीत और नृत्य में। देखो लिखा ना, आंगन में संगीत और नृत्य छा जाता था। तो ये बात हुई किस महीने की? गर्मी के महीने की। अब हम लोग आते हैं कि उनके पुत्र की मृत्यु यार क्या हुआ। तो भाई इकलौता पुत्र अगर मर जाए ना तो बाप के कलेजे पर जो है पत्थर टूट पड़ता है, कलेजा फट जाता है। लेकिन देखिए भगत जी क्या थे, मैंने बताया आपको कि वो गृहस्थ थे। लेकिन गृहस्थ होने के साथ साथ वो सन्यासी भी थे और सन्यासी बात को जानता है कि व्यक्ति की मृत्यु होती आत्मा की नहीं, आत्मा तो अजर अमर है ना। और जिस दिन मृत्यु होती है ना व्यक्ति की, उस दिन आत्मा का मिलन किससे हो जाता है? उसकी प्रेमी से हो जाता है, यानी परमात्मा से हो जाता है। और आत्मा और परमात्मा का मिलना शोक की बात नहीं, उत्सव की बात होती है। लेकिन इस बात को कौन जानते हैं? भगत जी जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। भगत जी सन्यासी थे इसलिए इस बात को वो मानते थे कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु तो आना ही रहेगा। लेकिन उनकी बहू इस बात को नहीं समझती है, ठीक है ना। इसीलिए बहू के पास वो जाते हैं और कहते हैं कि भत रो क्यों रही है पगली, आज आत्मा का परमात्मा से क्या हुआ है? मिलन हुआ है। वही तल्लीन होकर वो कबीर के गीत गा रहे हैं। भगत जी को जब कौन देखने गया, लेखक देखने गया ना, तो शॉक्ड हो गया, अवाक हो गया, भाई ये क्या हो रहा है, हैं? ये तो कैसा पिता है? लेकिन वो पिता नहीं थे, वो सन्यासी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो ये तो मृत्यु की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बहू की विदाई। तो भगत जी के बेटे की मृत्यु हो गई तो भाई बहू यहाँ रहकर क्या करेगी? विधवा हो गई ना। तो पहले लड़कियां जो विधवा हो जाती थी कम उम्र में, उनकी शादी नहीं होती थी। हाँ, उनको लोग विधवा के रूप में ही देखना चाहते थे, शादी करना मना था, पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। लेकिन हमारे भगत जी ने इस परंपरा को तोड़ डाला और अपने बहू से ही 2 काम करवाए। सबसे पहला काम उन्होंने अपने बहू से ही अपने बेटे की अंतिम संस्कार किया, यानी मुखाग्नि दिलवाई। ये परंपरा किसी ने शुरुआत नहीं की, भगत जी ने शुरुआत की। एक नई परंपरा की इजाद। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भगत जी ने कई परंपराएं अपनी ओर से बनाई। सबसे पहले उन्होंने पतोहू से क्या दिलवाई? आग दिलवाई। अपने बेटे के श्राद्ध कर्म जैसे ही पूरा हुआ, 12-13 दिन का श्राद्ध कर्म होता है, वैसे ही उन्होंने बहू के भाई को बुलवाया, कहा कि ले जाओ इसको और इसकी क्या कर देना, दूसरी शादी कर देना, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये जीवन भर ऐसे रहेगी दुखी रहेगी, इस बात को वो जानते थे। तो ये उनका प्रेम था, मोह नहीं था। अगर वो अपनी बहू से मोह करते ना तो फिर वो कभी नहीं भेजते। ये प्रेम था, वो जानते थे, उनका सच्चा प्रेम था उनके मन में बहू के प्रति कि अगर यहाँ रहेगी दुखी रहेगी विधवा के रूप में। लेकिन बहू के मन में क्या था? मोह था, प्रेम नहीं था। वो सोचती कि अगर मैं चली जाऊँगी ना तो
इस बुढ़ऊ का मतलब इस बूढ़े व्यक्ति का कौन ध्यान देगा। इसीलिए वो रो रही थी कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। लेकिन भगत जी ने साफ कह दिया, अटल थे, उनका विश्वास पर अटल थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। क्योंकि उनको डर था कि अगर वो यहाँ रहेगी ना तो समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे उन दोनों के बारे में, ससुर के बारे में, बहू के बारे में। ये भी एक कारण था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भगत जी की मृत्यु, भगत जी की का अंत कैसे हुआ। भगत जी जैसा चाहते थे वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। बहुत कम लोग होते हैं कि जो जैसा चाहता है वैसा उसकी मृत्यु होती है, लेकिन भगत जी की हुई। ठीक है ना, उनकी संगीत साधना अंतिम समय तक चलती रही। ठीक है ना, हर वर्ष वो कहाँ जाते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे, 30 कोस दूर, है ना। हर एक कोस में लगभग होगा आपका 4 किलोमीटर होगा, 3 से 4 किलोमीटर होता। सोच लीजिए कितना दूर जाना आना, पैदल जाना आना, कोई भोजन नहीं थी। हाँ, क्योंकि वो सन्यासी थे, है ना, गृहस्थ थे, घर से खाकर चलते थे। 5 दिन 4-5 दिन भूखे रहते थे, लंबी यात्रा करते थे, उपवास करते थे, केवल पानी पीते थे और कुछ नहीं करते, खाते पीते थे। देखो लिखा भी हुआ यहाँ पर, देख रहे हैं आप। लेकिन जब अंतिम बार जब वो लौटे ना तो उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया। लोगों ने कहा कि भगत जी आप काम धाम अभी छोड़ दीजिए, स्नान ध्यान छोड़िए, आप अभी आप आराम कीजिए। लेकिन उन्होंने लोगों को टाल दिया। लेकिन मृत्यु तो किसी को नहीं टालती है ना, मृत्यु को आना तो निश्चित है। दम मृत्यु आ गई। खेती बाड़ी करते हुए, स्नान ध्यान करते हुए, सारे क्रियाकर्म करते हुए उनकी मृत्यु हुई। ये आदर्श मृत्यु कहते हैं। जब व्यक्ति चलते चलते मर जाता है ना तो वो आदर्श मृत्यु होती है, आइडियल डेथ कहते हैं इसको। ये नहीं खटिया पड़े हैं, लेटरिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, बहु बेटों ने छोड़ दिया है और करा रहे हैं दर्द से कि हे राम ले चलो, लेकिन राम नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन उनकी मृत्यु कितनी अच्छी हुई, है ना। मौत तो आना ही है, लेकिन अच्छे से मृत्यु हो जाना एक अलग बात है। तो जैसा वो चाहते थे उनकी मृत्यु उनके अनुसार ही हुई। जिस रात उनकी मृत्यु हुई उस रात उन्होंने गाना गाया। लेकिन जब गाना गा रहे थे ना तो उनके स्वर में लग रहा था कि अब जो है धागा टूट गया है। जब सुबह लोगों ने नहीं सुना भगत जी का संगीत, तो लोग डर गए, क्या हुआ भाई, आज के पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। दौड़ के जब वो पहुँचे उनके घर में, झोपड़ी में, क्या देखते हैं कि भगत जी नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा है, यानी निर्जीव शरीर पड़ा है। आत्मा कहाँ चली गई, परमात्मा के पास चली गई। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। तो हमारा अगला चैप्टर है लखनवी अंदाज, जो लिखा है कि इन्होंने यशपाल जी ने। तो प्यारे बच्चों, लेखक परिचय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहो देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने चल रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या धीरे धीरे करके वीडियो स्लो करके देख ले आप। ठीक है ना, चलिए हम लोग सीधे आते हैं कहानी के सार पर। ठीक है, तो ये लखनवी अंदाज जो किसने लिखा है बताइए, यशपाल जी ने लिखा है। ये कहानी है, लेकिन ये कैसी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी, यानी व्यंग्य के माध्यम से, मजाक के तरीके से उन्होंने एक गंभीर विषय को रखा है लखनवी अंदाज में। ठीक है ना, कैसा विषय बताइए, दिखावे का विषय, शान और शौकत, बनावटी जीवन शैली का विषय उन्होंने बताया है कि लोग किस तरह से बनावटी जीवन जीते हैं, है ना। एक नवाब के बारे में बताया है कि जो नवाब, जिसकी नवाबी समाप्त हो गई, लेकिन वो स्वयं को अभी तक वो क्या समझता है, नवाब ही समझता है। तो ये एक कैसी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। बहुत सारी बातें इसमें खुलकर आएंगी जो आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो जो इंपॉर्टेंट को मैं बताता चलूँगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लेखक का नाम है यशपाल और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और गद्य शैली का नाम क्या है, व्यंग्यात्मक कहानी। ये ध्यान देंगे आप। ठीक है ना, तो कहानी शान और शौकत, बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है ना। जो लोग शान और शौकत में जीते हैं, अपने को राजा महाराजा नवाब समझते हैं, उनके ऊपर ये कहानी व्यंग्य करती है। उनकी बनावटी जीवन शैली, यानी कैसी जीवन शैली बताइए, कैसा लाइफ स्टाइल, जो बनावटी यानी जो आडंबर से भरा पड़ा हो, दिखावे से भरा पड़ा हो, उस पर कटाक्ष किया उन्होंने, व्यंग्य किया है, टिप्पणी की है, कमेंट किया है। अब हम लोग जानते हैं कि कहानी लिखी क्यों गई भाई, ये कहानी जो लिखी गई लखनवी अंदाज क्यों लिखा गया। ठीक है ना, तो हमारे लेखक को एक बार जो है संपादक का कॉल आया कि भाई यशपाल जी आपको एक कहानी लिखनी है। ठीक है ना, हमारी पत्रिका में छापनी है कहानी। तो लेखक ने सोचा ठीक है मैं लिख दूंगा, उन्होंने कह तो दिया लिख दूंगा, लेकिन कहानी लिखने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है ना, 3 तत्व, कहानी लिखने के लिए 3 तत्वों का आवश्यक होना, मतलब 3 तत्व आवश्यक होने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए बताइए, घटना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, घटना, इंसिडेंस। ठीक है ना, आई बात समझ में, घटना नहीं इंसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, पहली बात
कि घटना नहीं तो फिर पात्र कैसे पैदा होंगे। उसके बाद होने चाहिए पात्र, कि घटना से पात्रों का जन्म होता है, इंसिडेंस होता है, पात्र कैरेक्टर आएंगे, फिर पात्रों के बाद विचार होना चाहिए। 3 चीज़ें कहानी लिखने के लिए 3 चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है, घटना, पात्र और विचार। लेकिन इस वक्त तो लेखक के पास ये तीनों चीज़ें नहीं थी, तो भाई कहानी किसे लिखेगा। ठीक है, बड़ा चिंतित हो गया लेखक। तो कहानी के बारे में सोचने के लिए, लिखने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेले ट्रेन की यात्रा करूं, और यही कारण से उन्होंने ट्रेन का 2nd क्लास का टिकट लिया, है ना। किस क्लास का टिकट? 2nd क्लास का, क्योंकि 2nd क्लास में भीड़ कम होती थी पहले। ये आप तो भाई भीड़ बकरी की तरह 2nd क्लास में वो लग जाते हैं। आप जाना है आपको तो 1st क्लास में जाइए, ज़्यादा अच्छा रहे, पैसे ज़्यादा लगेंगे भाई, लेकिन आपको आराम मिलेगा। लेकिन पहले भीड़ कम थी, जनसंख्या कम थी ना। अभी तो आबादी इतनी बढ़ गई कि चाइना भैया पूरा वर्ल्ड फेल होने वाला भारत के आगे, ठीक है ना। चाइना तो बहुत पीछे चला गया आपका। 2011 में जनगणना हुई तो उस वक्त आपकी जनसंख्या थी 130 करोड़, अभी 2023 है। सोचिए डबल हो गया होगा। चाइना भैया, चाइना कहाँ फेंका जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो भारत वाले ऐसे ही होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते आगे। तो लेखक ने ट्रेन का टिकट ले लिया। उन्होंने सोचा कि चलो भाई जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे आराम से और बहुत सारा काम करेंगे। जैसे सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? कहानी लिखेंगे, नई कहानी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और ट्रेन की यात्रा का मज़ा भी लेंगे और आनंद लेंगे दृश्यों का, जो ट्रेन के बाहर जो दृश्य होते हैं ना, जो सीन होता है उसका आनंद भी लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने सोच के ये टिकट लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो सोचा हुआ काम है कभी पूरा नहीं होता। यही हुआ। उनके ट्रेन में चढ़ने से पहले जब उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन में जब चढ़े तो ट्रेन खाली नहीं था, है ना। ट्रेन का जो डिब्बा था वो खाली नहीं था, क्योंकि उनके चढ़ने से पहले ही कोई और वहाँ बैठा था। वो कौन थे? नवाब साहब थे। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम लोग चढ़ते हैं ट्रेन में, बस में, टमटम में, रिक्शे में, तो सहयात्री के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, भैया कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है। तो रिलेशन ही बना लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मामा, चाचा, भाई, बेटा, माँ, सब बना लेते हैं रिलेशन, ठीक है ना। लेकिन हाँ, नवाब साहब भैया नवाब हैं, बनावटी जीवन शैली लिए हुए हैं, घमंड है उनका नवाब होने का, लेकिन नवाब रहे नहीं वो। सुन लीजिए, नवाबी खत्म हो गई। फिर भी लेखक से उन्होंने बातचीत करने की ज़रा सी उत्सुकता नहीं दिखाई, आंखें फेर ली उन्होंने। तो लेखक क्या करता बताओ? जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा, तुमको अवॉइड करेगा, नजरअंदाज करे, क्या करोगे? वो भी करोगे, तुम वही करो जो अगला कर रहा है, भैया जैसे तैसा, और क्या। लेखक ने वही किया, उन्होंने भी आंखें चुरा ली। बहुत देर जब हो गया ना, जब बहुत देर हो गया, ट्रेन चलने लगी आगे, तब बाद में नवाब साहब ने अपनी नवाबी दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था, ठीक है ना। और उस खीरे को उन्होंने पहले क्या किया? धोया लोटे के पानी से, फिर एक तौलिए से पोंछा उसे, फिर खीरे को छिला और छिलकर उसको काटा, अलग अलग बारीक में टुकड़ों में काटा, ठीक है ना, बारीक टुकड़ों में। और उसके बाद नमक, मिर्च और जीरा जो उन्होंने लखनऊ स्टेशन पर लिया था, लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचता उन्होंने पुड़िया दे दी थी, है ना। नमक और जीरा और मिर्च का तीनों को मिलाकर उन्होंने उसको छिड़क दिया खीरे पर। अब खीरे के मुंह में पानी आ गया, नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया, लेकिन नवाब साहब खा नहीं रहे। क्यों भाई? क्योंकि वो नवाब साहब हैं, वो खीरा से ही खाएंगे क्या हैं। तब उन्होंने, नवाब साहब ने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, किससे? लेखक से। और कहा कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे क्या हैं? क्या खीरा खाना चाहेंगे आप? किसने कहा? नवाब साहब ने। तो लेखक ने कहा कब से बात नहीं कर रहे थे, मियाँ बड़ा शरीफ बन रहे, हमें मूर्ख समझ रहे हैं। तो लेखक ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि भैया शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ये खीरा आप स्वयं खाएं, किबला शौक फरमाएं, मतलब आप ये खीरा स्वयं खाएं। तो नवाब साहब असंतोष प्रकट कर रहे थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों कर रहे थे बताइए? नवाब साहब भी लेखक की तरह शायद संभावित कारण है, अकेले यात्रा करना चाहते थे, अकेले खीरा खाना चाहते थे, और अब उनको गंवारा नहीं था कि कोई उनके सामने बैठे और वो खीरे का शौक करता हुआ देखे। नवाब और शौक कैसा? खीरे का। ओह माय गॉड, शेम शेम शेम। अब नवाब साहब ने तौली झाड़ कर, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। लेखक से दोबारा फिर पूछा, 2 बार पूछा है नवाब साहब ने, ठीक है ना, कि भाई खीरे का शौक फरमाएंगे। तो उन्होंने पहले मना कर दिया था। खीरे खाने का तो मन लेखक का भी था ना, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मनुष्य नहीं चाहेगा खाने के, लेकिन उन्होंने पहली बार मना कर दिया था ना, इसलिए उन्होंने फिर दोबारा मना कर दिया कि आप खाइए।
तो देखो लिखा है ना, फिर निमंत्रण दिया, वल्लाह वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। किसने कहा? नवाब साहब ने। लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए लेकिन दोबारा मना कर दिया कि नहीं नहीं आप खाइए खीरा, ठीक है ना। उन्होंने फिर मना कर दिया, महोदय आप खीरा खाएं, किबला शौक फरमाएं। अब नवाब साहब ने नवाबी दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने पहले खीरे को देखा, है ना, उसको नाक के पास लाए वो खीरे की एक फाक को, इन टुकड़े को, और उसको सूंघा, और सूंघने के क्रम में उनकी आंखें आनंद की कल्पना में आंखें उनकी मूंद गई, अपने आप मूंद गई, आंखें बंद हो गई, है ना। मुंह में जो पानी था जो भर गया था वो गले के नीचे घूंट बनकर उतर गया। उसके बाद खीरे के साथ उन्होंने पता क्या किया? खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने हर खीरे के भाग को, पार्ट को क्या किया? एक एक करके बाहर, खिड़की के बाहर फेंकते गए। सोच लीजिए, ये है नवाबी भैया। हम लोग तो खीरा क्या करते हैं बताइए? खेत से उखाड़ते हैं और कचाक से चबा जाते हैं। तो हम लोग भाई नवाब तो है नहीं, हम लोग साधारण आदमी हैं। नवाबी गर्व, सारे खीरे फेंक दिए उन्होंने, कहाँ? खिड़की के बाहर। फिर उन्होंने तौलिए से अपना मुंह पोछा, हाथ पोछा, और गर्व से भरी हुई आंखों से लेखक की ओर देखा। उन्होंने कहा, देखो देखो, अपनी आंखों से कह रहे हैं कि देखो लेखक, यह है खानदानी रईसों का तरीका, तुम क्या जानो कैसे खाते हैं खीरा। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग में थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में क्या करना पड़ा? सिर झुकाना पड़ा। थक गए थे ना, बहुत सारा काम किया उन्होंने। खीरे को धोया, पोछा, काटा, छीला, फेंका, सूंघा, तो ऐसे करके वो थक गए थे। नवाब साहब थे ना, इसीलिए लेखक भी उनके सम्मान में अपना सिर झुका बैठा। भैया या नवाबी हो तो ऐसी हो, हमने तो आज तक खीरा से खाया नहीं। लेखक अभी सोच ही रहा था नवाब साहब के बारे में कि इतने में नवाब साहब की ओर से एक ऊंची डकार समझे ना, ओह, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और जब पेट भर जाता है तो पेट से आवाज़ आती है, रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। वही डकार मतलब स्टॉप, आवाज़ है पेट की, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं, ठूस लेते हैं हम लोग। तो सोचिए, नवाब साहब ने खीरा भी नहीं खाया, फिर उनका पेट भर गया, इतना भर गया कि डकार भी आ गई। तब जाकर हमारे लेखक का भ्रम दूर हो गया कि भैया जब नवाब साहब बिना खीरा खाए ही खीरे के स्वाद का आनंद ले सकते हैं, ठीक है, पेट भर सकते हैं, डकार ले सकते हैं, तो फिर मैं तो लेखक हूँ भैया। मैं अपनी कहानी बिना घटना, बिना पात्रों, बिना विचारों क्यों नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ मैं, लेकिन वो कहानी वास्तविक नहीं होगी। वो कहानी कैसी होगी? काल्पनिक होगी। तो यहाँ नवाब साहब को नई कहानी का लेखक कहा गया है, ठीक है ना। ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन आ सकता है कि नई कहानी के लेखक कौन है? तो नई कहानी के लेखक कौन है? नवाब साहब है, क्योंकि उन्होंने बिना खीरा खाए ही खीरे का आनंद, स्वाद का आनंद ले लिया, पेट भर लिया, डकार ले ली। आई बात समझ में? तो यही आपका लेसन में था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे अपनी नई कहानी, जिसका नाम है एक कहानी अभी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी, ठीक है। तो ये लेखक परिचय आप लोग खुद पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या धीरे धीरे इसको वीडियो को स्लो करके पढ़ लें, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ आपको, हमारे पास समय की बहुत कमी है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाठ का सारांश, लेखिका का नाम है मनु भंडारी, पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, और ये गद्य शैली है संस्मरण। संस्मरण मतलब क्या होता है? कि जहाँ स्मृतियों यानी यादों के सहारे लिखी गई गद्य शैली, ठीक है ना। जब लेखक अपनी स्मृतियों के सहारे कुछ लिखता है तो उस गद्य शैली को क्या कहते हैं? हम लोग संस्मरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो आपका संस्मरण है, यहाँ एक लड़की, एक साधारण सी लड़की, 1947 के पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, 1930 की बात हम लोग कर रहे हैं। 1930 से 47 के बीच जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय लड़कियों को जब घर से निकलना बंद था, उस वक्त एक लड़की, साधारण सी लड़की कैसे आगे बढ़ती है, कैसे अपना नाम बनाती है, मान सम्मान पाती है, कैसे पुरुषों के बीच, पुरुष प्रधान समाज में रहकर एक नारी का स्थान प्राप्त करती है, सम्माननीय स्थान प्राप्त करती है। एक ऐसी ही लड़की कहानी है इस पाठ में, जिन लड़की का नाम है मनु भंडारी। तो इस पाठ की क्या है? लेखिका है, ठीक है ना।
तो एक तरह से इसको आत्मकथा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पाठ है ये लेखिका ने स्वयं के जीवन के बारे में लिखा है, इसलिए इसको आत्मकथात्मक संस्मरणात्मक शैली कह सकते हैं। ठीक है ना। तो परीक्षा में किसी तरह का प्रश्न है तो आप कर सके, इसलिए मैं इतना बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया है, अपनी स्मृतियों को बांटा है एमपी से। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। किस गांव में? भानपुरा। ठीक है ना, भानपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस पाठ की शुरुआत वहाँ से नहीं की है, उन्होंने पाठ की शुरुआत की अजमेर से। अजमेर, ठीक है ना। अजमेर आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका ये जो यादों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये पाठ की शुरुआत जो हुई है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से हुई है, जहाँ उनका 2 मंजिले का मकान था। ठीक है, 2 मंजिले का मकान था, जहाँ पहले मंजिले में है ना उनके भाई बहन, उनकी माँ रहती थी, और दूसरे मंजिले में उनके पिताजी अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले, एकांत में पूरा रहते थे। ठीक है ना। उनके पास ढेर सारी पुस्तकें थीं, पत्रिकाएं थी, दिन भर उसको पढ़ा करते थे। उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी माँ उनके ठीक विपरीत थी, अनपढ़ थी, व्यक्तित्व विहीन, यानी जिसका अपना कोई व्यक्तित्व ना हो, कोई पहचान ना हो, कोई सम्मान ना हो। ये माँ जो थी दिन भर अपने बच्चों की फरमाइश को पूरा करती थी, पति की फरमाइश को आगे को मानती थी, यही काम में लगी रहती। 24 घंटे एक ही घड़ी जो चलती है, 24 घंटे बस महिलाओं की सीबीएसई ही होती है, और ऐसी महिलाओं को उनके बच्चे ही अपना आदर्श नहीं मानते हैं। यही कारण था कि लेखिका ने भी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं माना। ठीक है ना। ये बात हम लोग बाद में करेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो उनके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है सर पहले यहाँ पर, कि उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी का नाम सुना है आपने। ठीक है ना, राजनीतिक पार्टी है वो, कांग्रेस जुड़े हुए थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे कि जब उनके पिताजी कहाँ थे? इंदौर में थे। ठीक है ना। पहले तो हम लोग इंदौर की बात करेंगे, फिर अजमेर की। अभी अजमेर की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है ना। तो अजमेर प्रेजेंट है, ध्यान देंगे आप। अजमेर की जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट काल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, यानी वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। और इंदौर, जब इंदौर में उन लोग थे तो इंदौर मतलब भूतकाल। ठीक है ना, जो बीत चुका है। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब इंदौर में थे हमारे लेखिका पिताजी ना, तो खुशहाली के दिन थे, अच्छे दिन थे वहाँ पर। वो समाज सुधार के कार्य जुड़े हुए थे, कांग्रेस राजनीति पार्टी जुड़े हुए थे, है ना। उनके दरिया दिली के चर्चे भी बहुत बहुत थे, मतलब बहुत प्रसिद्ध थे। वो अपने घरों में कई विद्यार्थी को वो रख के पढ़ाते थे, फ्री में, निःशुल्क पढ़ाते थे। ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छे थे, उनका व्यवहार भी अच्छा था। लेकिन कहा जाता है ना कि दिन और दशा दोनों बदलती है समय के साथ साथ में। वही हुआ, अचानक से उनको इंदौर में रहते हुए आर्थिक झटका लगा, यानी पैसे का अभाव हो गया। ठीक है ना, और वो सीधे इंदौर से कहाँ चले आए? अजमेर चले आए। लेकिन जैसे ही आर्थिक झटका लगता है ना, तो व्यक्ति की जड़ सकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और नकारात्मकता भर जाती है। यही स्थिति लेखिका के पिता के साथ हुई। ठीक है ना, जहाँ वो पहले बहुत कोमल थे, ठीक है ना, बहुत संवेदनशील थे, वहीं अब क्या बन गए? वो क्रोधी और अहंकारी बन गए। यानी उनका जो दुख था, उनकी जो पीड़ा थी आर्थिक अभाव की, वो क्या किसमें बदल गई? क्रोध में बदल गई, और क्रोध अहंकार में बदल गया। पहले वो कोमल थे, संवेदनशील थे इंदौर में रहते हुए, लेकिन अब वो क्या बन गए? क्रोधी और अहंकारी बन गए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिता की बिगड़ी दशा। ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको कि इंदौर से वो कहाँ चले आए थे? अजमेर चले आए थे। जब उनको क्या हुआ था बताइए? झटका लगा था। ठीक है ना। लेकिन अजमेर आने के बाद भी उन्होंने अपना अधूरा काम नहीं छोड़ा। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी जो कोश है, जो डिक्शनरी है, उसका काम पूरा किया। इस काम ने उनको प्रसिद्धि बहुत दी, फेमस बहुत हुए कि भाई फलाना आदमी ने ये अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। लेकिन भैया, केवल प्रसिद्धि से, नाम से, शोहरत से, सम्मान से क्या पेट भरता है? क्या नहीं ना। क्या चाहिए पेट भरने के लिए? पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिला। ठीक है ना। यही कारण था कि धीरे 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 उनके सकारात्मक जो गुण थे, जो सकारात्मक जो विचार थे, वो समाप्त होने लगे, और उनके अंदर निगेटिविटी, रेड बटन जलने लगा। अहंकार और धीरे 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 बढ़ता गया। इतना अहंकार बढ़ गया था कि वो अपनी परेशानियों को अपने बच्चों के साथ शेयर भी नहीं करते थे। अपनी पत्नी से हमेशा गर्म मिजाज में ही बात करते थे। उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई थी। हमेशा शीर्ष पर बने रहने वाला व्यक्ति जब नीचे गिरता है ना, तो उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। उनको अपनों ने ही क्या दिया था? विश्वासघात दिया था। यही बात था, यही कारण था कि उस विश्वासघात के कारण वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे। हमेशा हर किसी को शक की नज़र से देखते थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी शक करते थे, अपनी पत्नी पर भी शक करते थे, और सारा का सारा दंड
बेचारी माँ, अनपढ़ माँ, व्यक्तित्व विहीन माँ को मिलता था। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव। देखिए बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनके माता पिता का। ध्यान दीजिए, जैसा माता पिता होंगे, जैसे माता पिता होंगे, बच्चा भी वैसा ही होगा। जैसे माता पिता का विचार होगा, व्यवहार होगा, वैसा बच्चा होगा। आई बात समझ में? तो लेखिका का विचार, जो शक्की स्वभाव जो लेखिका में आया, खुद पर विश्वास ना करने का जो स्वभाव आया, वो किसके कारण था? लेखिका के पिताजी के कारण से। पिताजी का व्यवहार भी सेम टू सेम ऐसा ही था। ठीक है ना। लेखिका बहुत आगे बढ़ गई। ठीक है ना। लेखिका बहुत प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की, सफलता हासिल की, अनेकों पुरस्कार जीते उन्होंने, लेकिन उनको अपने पुरस्कारों पर विश्वास नहीं हुआ। कारण क्या था? पिताजी उनकी हर बात में, उनकी बड़ी बहन सुशीला, 2 साल जो बड़ी बहन थी सुशीला, उनसे तुलना करते थे कि भाई देखो सुशीला इतनी सुंदर है और तुम कैसी हो, मरियल सी हो। तो ये बच्चों में तुलना करना जो है, बच्चों में हीन भावना भरने जैसा है। बच्चे बाद में बड़े होकर खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो लेखिका बचपन में मरियल थी, काली थी, दुबली थी, लेकिन जो बड़ी बहन थी सुशीला, बहुत सुंदर, बहुत गोरी, स्वस्थ, और हमेशा ही बड़ी बहन की तारीफ करते थे। कौन? पिताजी। किनके सामने? मनु भंडारी के सामने। और यही कारण था कि उनके मन में हीन भावना पैदा हो गई, और उसी हीन भावना से वो कभी मुक्त नहीं हो पाई। बड़ी होने के बाद सम्मान, उपलब्धियों पर उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, लेकिन उनको अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं हुआ। उनको ये लगता रहा कि मेरी उपलब्धियां मेरी किस्मत में थी इसलिए मिल गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिना कर्म किए कोई सफलता मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब माँ की बात यहाँ हो रही है कि माँ बहुत धैर्यशील थी। धरती ज़्यादा धैर्य था, धरती से ज़्यादा धैर्य। धरती कितनी धैर्यशील है पता है ना आपको? पिताजी की हर जाति को वह सहती थी, अपना भाग्य समझती। भाई मेरे भाग्य में लिखा है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ये वो समझती थी। जिंदगी भर उन्होंने त्याग किया, केवल त्याग किया, केवल दिया, लिया कुछ नहीं। ठीक है ना। पूरा लगाव उनके बच्चों का माँ के प्रति था, लेकिन सहानुभूति से कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती है। सहानुभूति से दया पैदा होती है, प्रशंसा नहीं, सम्मान नहीं पैदा होती है। यही कारण था कि लेखिका कभी भी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं मान पाई, क्योंकि माँ का कोई व्यक्तित्व नहीं था। कभी वो विरोध नहीं करती थी पिताजी का, कभी भी उन्होंने अपना स्थान बनाने का प्रयत्न नहीं किया। आई बात समझ में? चलिए आप लोग जानेंगे पड़ोस कल्चर के बारे में कि लेखिका जब छोटी थी ना, तो उनका पूरा परिवार कौन था? पूरा का पूरा मोहल्ला उनका परिवार था। जी हाँ, पूरा मोहल्ला उनका घर था। ठीक है ना। कहीं भी जा सकती थी, यहाँ किसी घर में खेलना कूदना कर सकती थी वो। लेकिन आज देखिए, आज पड़ोस कल्चर कैसा है? 2 रूम का कमरा है, उसी में बंद रहिए दिन भर आप। ना पड़ोसी से बात करना है, ना झगड़ा करना है, ना कुछ नहीं। अब तो मोबाइल आ गया ना भाई, मोबाइल में ही सब लोग बिजी हैं। वही पड़ोसी है, सब कुछ वही है, A to Z। लेकिन लेखिका का बचपन बड़ा सुंदर था। उन्होंने सभी घरों में जाकर खेलना कूदना, सबसे बातचीत करना, सब किया है। ठीक है ना। और यही कारण था कि बड़ी होने के बाद ही उनके मन में अपने पड़ोसियों का जो प्रभाव था वो हमेशा कायम रहा। कहने का मतलब है कि उन्होंने अनेकों कहानियाँ लिखी, ढेर सारी कहानियाँ लिखी, और उन कहानियों के पात्र किसे बनाया? अपने पड़ोसियों को बनाया, क्योंकि उनके पड़ोसियों का जो प्रभाव था उनके मस्तिष्क पर वो बहुत ज़्यादा था। आरंभिक जो कहानियाँ थीं, सब के सब पात्र उनके मोहल्ले वाले थे उन कहानियों की। एक और पात्र थे दास साहब, है ना। जब बहुत सालों के बाद उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था महाभोज। उस महाभोज उपन्यास में एक पात्र की जरूरत थी, और वो पात्र पता कौन था? दास साहब, जो उनके पड़ोस वाला था, जो कई वर्ष पहले उनकी स्मृतियों में दबा पड़ा था। अचानक से वो पात्र बन के उभर आए, अचानक से। लेखिका कोई बात पता नहीं चला कब हुआ ऐसा। तो इस बात को क्यों बताया गया? कि उनके मोहल्ले वालों का उनके मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव। कहने का मतलब है कि पड़ोस कल्चर ऐसा था कि सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। सब अकेले हो गए हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई मर भी गया है बगल में तो देखने नहीं जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखिका के पिता कांग्रेस पार्टी जुड़े थे, पता है आपको? तो घर में भाई आप राजनीति पार्टी जुड़े अगर है ना, तो घर में केवल क्या बातें होंगी? वही है ना, चुनाव से संबंधित बातें, देश से संबंधित बातें। और उस वक्त भाई 1944 की बात हम लोग कर रहे हैं, जब वहाँ देश आज़ाद नहीं हुआ था। चुनावी मुद्दा अलग ही होगा। ठीक है ना।
तो लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया 44 में। कब हुआ? 1944 में। 2 बड़े भाई थे, वो भी बाहर कहाँ चले गए? पढ़ने के लिए चले गए, कोटा चला गया, पढ़ना चला गया। तब पिताजी का ध्यान कहाँ पर आया? लेखिका पर, मन्नू भंडारी पर आया। अब तक उनका ध्यान नहीं था अपने बेटी पर, लेकिन जब सभी चले जाते हैं ना तो लास्ट में छोटा बच जाता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान बच्चों का मतलब माँ का चला जाता है। तो पिताजी साफ साफ कहते थे लेखिका को, देखो बेटी, आज के बाद तुम्हें रसोई घर में नहीं जाना है, क्योंकि रसोई घर भटियार खाना है, वहाँ बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। वो कहते थे कि तुम हमारे साथ राजनीतिक जो बातें पार्टियां हैं उनमें शामिल हो जाओ और उनमें बहस करो, ठीक है ना, सुनो क्या हो रहा है वो सुनो तुम, ठीक है ना, ये कहते थे। लेखिका सुनती थी, क्या करती? पिताजी कहना था तो सुनती थी, वो राजनीतिक पार्टियों की बातों को सुनती थी। लेकिन भाई अभी छोटी उम्र है, क्या समझ में आती है उनको बातें? ये सारी बातें, पॉलिटिकल बातें समझ में आएगी नहीं ना। लेकिन किंतु एक बात समझ में उनको आती, क्या समझ आती? बताइए। क्रांतिकारियों और शहीदों के बलिदान के बारे में जब वो सुनती थी कि आज ये क्रांतिकारी यहाँ शहीद हो गया है, बलिदान उन्होंने दे दिया है, तो उनका मन जो है द्रवित हो जाता था, दुखी हो जाती थी। अब हम जाने कि लेखिका बनी कैसे, है ना। लेखिका का बनने का जो सफ़र था वो कहाँ शुरू हुआ, किसने योगदान दिया, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली? तो वो कौन है बताइए? शीला अग्रवाल, हिंदी की प्राध्यापिका। लेखिका जिस स्कूल में पढ़ती थी वो कॉलेज में तब्दील हो गया, तो उनकी एक प्रोफेसर आई जिनका नाम था शीला अग्रवाल, वो हिंदी की प्रोफेसर थी। तो उन्होंने देखा कि मन्नू भंडारी को पढ़ने का बड़ा शौक है ना, कीड़ा था मन्नू भंडारी को पढ़ने का। लेकिन वो जैसी तैसी किताब पढ़ती थी, कोई किताब को मतलब चॉइस करके नहीं पढ़ती, चूज़ करके नहीं, जो मिला पढ़ लिया उन्होंने। तो ऐसे लेखिका थोड़ी बनते हैं। तो शीला अग्रवाल ने देखा कि भाई मन्नू भंडारी को पढ़ने का बड़ा शौक है। तब उन्होंने कहा कि मन्नू भंडारी ऐसे मत करो, मैं तुम्हें जो किताबें देती हूँ वो तुम पढ़ो, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें उनको दी, अच्छी अच्छी किताबें दी, अच्छे अच्छे लेखकों की, जैसे प्रेमचंद की, अज्ञे की, जैनेन्द्र की, यशपाल की, भगवती वर्मा की, ये इनकी कहानियाँ, उनके उपन्यासों को उन्होंने पढ़ने दिया। और 2 सालों तक उन्होंने ऐसा किया, और उन उपन्यासों पर, कहानियों पर, रचनाओं पर वो बहस भी करती रही कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वो सही है, ठीक है ना, शिक्षक के साथ में, ठीक है ना। और इस तरह से उन्होंने लेखन का सफ़र शुरू किया, जिनके माध्यम से शीला अग्रवाल ने उनको लेखन क्षेत्र में लाया। उन्होंने बताया कि तुम्हें बनी बनी धारणाओं को तोड़ना है, एक नई सोच को पैदा करना है, ठीक है ना। सुनीता उपन्यास उन्होंने पढ़ा, शेखर जीवनी पढ़ी, नदी के द्वीप पढ़ा, ठीक है ना। और उन्होंने मंथन किया कि क्या सही है, क्या गलत है। धीरे धीरे बनाई धारणाएं उनके मन में जो थी टूटने लगी, वो अपनी धारणा बनाने लगी, और इस प्रकार वो क्या बन गई? लेखिका बन गई। आज़ादी आंदोलन में सहभागिता 1916 से 46 की बात कर रहे हैं हम लोग। लड़कियों का निकलना भी मन था, लेकिन लेखिका, हमारी लेखिका थी मन्नू भंडारी, वो लड़कों के साथ, करोड़ों हजारों लड़कों के साथ में प्रभात फेरी करती थी, जुलूस निकालती थी, हड़ताल करवाती थी, भाषण देती थी, है ना, सबके साथ में। लेकिन पिताजी को इस बात का गवारा नहीं था। पिताजी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी घर की सीमा से बाहर निकले, केवल वो चाहते थे कि उनकी बेटी क्या करे? सुने, समझे। अरे भाई, केवल सुनने समझने से क्या होगा जब आप एक्टिव नहीं होंगे, जब आप कुछ करेंगे नहीं। तो पिताजी से उनका क्या चलता रहा? टक्कर चलता रहा इसी बात से। पिताजी का कहना था कि तुम्हें समाज में मान सम्मान प्राप्त करना, लेकिन घर में रहते हुए। बताइए, ऐसा हो सकता है कि घर में बैठे बैठे आप कुछ कर पाएँ? पॉसिबल है? अगर नाम सम्मान बनाना है बेटा, तो आप घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, है ना। राजेंद्र से शादी, राजेंद्र उनके पति का नाम था, ठीक है ना। तो राजेंद्र से शादी उन्होंने अपनी मर्जी से किया, पिताजी की मर्जी से नहीं किया। ये कारण था कि पिताजी से उनको टक्कर चलता रहा। एक बार क्या हुआ था कि प्रिंसिपल का लेटर आया था, शिकायती पत्र। कहाँ पर आया था? मन्नू भंडारी के नाम पर। पिताजी के पास पहुंचा कि भाई आपकी बेटी जो है वो कॉलेज में हड़ताल करवा रही है, आंदोलन चला रही है। 3 लड़कियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, इसमें मन्नू भंडारी भी थी। और उनके पिता को, पेरेंट्स को बुलाया गया कि आइए और बताइए कि क्या हम लोग करें, कैसे आपकी बेटी को रोके, है ना, मतलब क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो लेखिका के पिता ने सुना कि भाई उनकी बेटी के लिए शिकायत आया है, तो ये बात, पूरी बात जानते नहीं थे वो कि क्यों शिकायत आया। बस सुना कि शिकायत आया तो बहुत आग बबूला हो गए कि नाक कटवा दी मन्नू भंडारी ने मेरी, आज तक किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब वहाँ पर गए
और प्रिंसिपल ने बताया कि आपकी बेटी के कारण जो है हम लोग को कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। आपकी बेटी एक इशारा करती है तो पूरा कॉलेज बाहर निकल चला आता है, नारेबाजी करता है। तो पिताजी खुश हो गए। तो पिताजी चाहते यही तो थे कि उनकी बेटी का क्या हो, नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, उनकी बात को माने लोग। इसीलिए पिताजी जहाँ आग बबूला होकर गए थे वहीं छाती फुला कर आए। लेखिका को बात ये पता चली कि पिताजी को लेटर मिल चुका है, कंप्लेन लेटर। बहुत चिंतित हुई वो। तो उन्होंने माँ से कहा कि भाई मैं तो जा रही हूँ दोस्त के घर, अगर पिताजी आएँ और गुस्सा शांत हो तब बुलाना, वरना मत बुलाना मुझे। तो पिताजी घर आए खुश होकर। तो माँ गई मनु के पास और कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी गुस्सा ज़रा भी नहीं है, बल्कि वो तुम पर गर्व कर रहे हैं, चलो वहाँ पर घर पर चलो। लेकिन घर पे जब पहुँची लेखिका तो उनको विश्वास नहीं हुआ। पिताजी ने धुआंधार तारीफ की लेखिका की, और इसी बात को वो सुनकर अपने ना आँखों पर विश्वास कर पाई ना अपने कानों पर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो बात था आपका ये। तो एक बार क्या हुआ कि मनु भंडारी जो है भाषण दे रही थी सड़क पर, ठीक है ना, सड़क पर भाषण दे रही थी। तो भाषण देने क्रम में एक पिताजी के मित्र थे, बड़े दकियानुसी थे, मतलब पुराने ख्याल वाले थे। जब उन्होंने सुना कि मनु भंडारी भाषण दे रही है, देखा उन्होंने, तो सीधा वो चुगली करने के चले आए पिताजी के घर में, मनु भंडारी के पिताजी के पास, और कहा कि भंडारी कहीं तुम्हारी अकल तो खराब नहीं हो गई, देखो तुम्हारी बेटी क्या क्या कर रही है ना, लड़कों के साथ वो क्या कर रही, हुड़दंग मचा रही है, क्या ये सुबह देता है लड़कियों को। यह सुनना था कि पिताजी क्रोध से भन भन आ गए। गनीमत यह थी कि लेखिका उसमें घर में नहीं थी, वरना क्या हाल होती आप सोच लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है ना। तो वो आग लगा के चला गया चुगलखोर, उनका मित्र। उतने में एक और मित्र आए जिनका नाम क्या था, अम्बालाल, बड़े ही सज्जन व्यक्ति। उन्होंने भी लेखिका का भाषण सुना था उसी चौराहे पर, और वो शिकायत करने नहीं आए थे, वो बधाई देने आए थे। किसको, मनु भंडारी, उनके पिताजी को। उन्होंने कहा, अरे मनु भंडारी के पिता, अरे भंडारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर चलो, देखो तुम कितना आंदोलन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, घर बैठे से क्या होगा। इतने मनु भंडारी चली आई, और मनु भंडारी की उन्होंने खूब प्रशंसा की कि मन्नू आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हारा भाषण सुनकर ही तुम्हारे पिताजी को बधाई देना चला आया, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। बेटी की प्रशंसा सुनना था कि भंडारी का क्रोध क्या हो गया, धीरे धीरे गर्व में बदल गया। देख लीजिए, बिना पेंदी के लोटे कौन है बताइए, मनु भंडारी के पिता है। एक दोस्त ने शिकायत की तो गुस्सा हो गए, एक दोस्त ने बड़ाई की तो खुश हो गए, गर्वान्वित हो गए। इस प्रकार लेखिका क्या बन गई, बच गई, जान बच गई थी। लेखिका के पिताजी के मन में ही विरोध चलता था, अंतर विरोध मतलब आंतरिक विरोध था। एक तरफ वो चाहते थे कि उनके बच्चे विशिष्ट बने, ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना, कि एक तरफ वो चाहते थे कि उनके बच्चे विशिष्ट बने, मतलब समाज में उनका मान हो, सम्मान हो, समाज की छवि अच्छी हो, लेकिन एक तरफ चाहते थे कि वो घर से बाहर न निकले। ये तो पॉसिबल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो एक बार क्या हुआ ना कि इन तीन लड़कियां जो थी, इनकी दोस्त जो थी, जो आंदोलन कर रही थी कॉलेज में, उन तीनों को नोटिस पकड़ा दिया गया, उनको निकाल दिया गया स्कूल से। और साथ ही साथ शीला अग्रवाल, उन पर आरोप लगाया गया कि आपने लड़कियों को क्या किया है, भड़काया है, आपको भी इस कॉलेज से निकाला जाता है। नोटिस थमा दिया गया और क्लासेस भी बंद कर दी गई, एडमिशन भी बंद कर दिया थर्ड ईयर का। उसके बाद इन तीनों लड़कियों ने सभी ने मिलकर जो आंदोलन चलाया, अंत में कॉलेज वालों को तंग आकर कॉलेज खोलना पड़ा और शीला अग्रवाल जी को फिर से कॉलेज में लेना पड़ा। ये तो खुशी थी ही, है ना, एडमिशन मिलने की खुशी, कॉलेज मिलने की खुशी, लेकिन उससे ज़्यादा अधिक बड़ी खुशी थी, बताइए क्या, 15 अगस्त 1947, है ना, क्योंकि उस दिन ही हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो इस छोटी सी खुशी के आगे, सॉरी, ये इस बड़ी खुशी के आगे उनकी जो छोटी सी खुशी थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला चैप्टर, हमारा अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। यह यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा हुआ है। तो लेखक परिचय में आपको पढ़ाऊंगा ना, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट देख लें, और अगर हो सके तो वीडियो को स्लो करके देख लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नौबत खाने में इबादत, तो ये एक रेखा चित्र है, और रेखा चित्र में किसी व्यक्ति की विशेष का वर्णन करते हैं, और व्यक्ति का नाम है प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जी हाँ, भारत रत्न से नवाजे गए हमारे शहनाई वादक, देश के जाने माने प्रसिद्ध, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आप लोगों ने इनके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में, ठीक है।
तो यतीन्द्र मिश्र हैं लेखक और नाम है लेसन का नौबत खाने में इबादत। और किनके जीवन पर आधारित है ये पाठ? प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां पर, ठीक है ना। तो बिस्मिल्ला खां के बारे में कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बालाजी में शहनाई वादन, ठीक है। 1916 से 1922 की बात हम लोग करते हैं कि उस समय बिस्मिल्ला खां की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष की थी। उनका जन्म ऐसे बिहार में हुआ, डुमराव में हुआ, लेकिन उनका लालन पालन और कर्म कहाँ हुआ बताइए? काशी में। काशी में उनके नाना घर में, ननिहाल में हुआ। बालाजी का मंदिर पंचगंगा घाट पर स्थित है। वहाँ पर जो है मंदिर के पास जो है शहनाई बजाने का काम इनके नाना, उनके मामा हमेशा करते रहे। और हमारे हमारे बिस्मिल्ला खां ने भी वही किया। उम्र भर उन्होंने बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर, यानी कहाँ पर? दहलीज पर, ठीक है, दहलीज पर वहाँ उन्होंने क्या किया है? शहनाई बजाई है। उम्र भर बजाई है। 6 साल की उम्र से बजाई है और 80 वर्ष की उम्र तक वो ऐसा ही करते रह गए। उनके भाई का नाम क्या है? शमसुद्दीन, जो उनसे 9 साल, वो 9 साल की है उनका बड़ा भाई। और उनके मामा का नाम है सादिक हुसैन, ठीक है ना, सादिक हुसैन नाम है। और वो सादिक हुसैन और अली बख्श, ठीक है, ये 2 नाम है मामा के, सादिक हुसैन और अली बख्श। वो उस समय के जाने माने शहनाई वादक हैं, ठीक है ना। उस समय मतलब 1916 से 1922 की बात कर रहे हैं। तो उनके मामा जो थे, उनके नाना जो थे, या बिस्मिल्ला खां जो थे, वो सब की उनके दिन की शुरुआत कैसे होती थी? बालाजी की मंदिर की, मतलब बालाजी के मंदिर पर ड्योढ़ी पर जाना, यानी दहलीज पर जाना और क्या करना? शहनाई बजाना। अलग अलग रागों में शहनाई बजाते थे। राग मतलब गीत होते हैं ना, गीत को गाने का तरीका, शहनाई बजाने का तरीका। मुल्तानी राग, कल्याण राग, ललित राग, भैरवी राग, इन रागों में, अलग अलग रागों में अलग अलग दिन जो है ये शहनाई बजाते थे। आप सोचिए कि 6 वर्ष का बच्चा है, ठीक है ना, 6 वर्ष का बच्चा क्या जाने कि राग क्या होता है? हाँ, क्या जाने, नहीं जानता था। तो अमीरुद्दीन किनका नाम है? बिस्मिल्ला खां का बचपन का नाम है, ठीक है ना। तो राग की चिड़िया कहते हैं, उन्हें ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि घर में जो है संगीत प्रेमी थे लोग, तो संगीत के बारे में बातचीत होती थी, रागों की बात। भाई आज मुल्तानी राग गाएंगे, आज कल्याण गाएंगे, आज भैरव राग गाएंगे, आज ललित राग गाएंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग राग का नाम सुनते थे, तो पता नहीं चलता था कि भाई राग होता क्या है। राग की चिड़िया का नाम है ये। अब बात करेंगे उनकी जन्मभूमि की। मैंने बताया आपको कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के डुमरांव जिले में हुआ था, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि अब्दुल खां यानी बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ? डुमरांव में हुआ। जन्मभूमि उनकी वहीं बिहार थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने डुमरांव का इतिहास नहीं लिखा है। लेखक ने कहा है कि डुमरांव का ऐतिहासिक कोई नाम नहीं है। आपको पता है कि डुमरांव में ऐसा कुछ स्थल नहीं है इसके बारे में जाना जाए, लोग जानते हो, प्रसिद्ध हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो डुमरांव का नाम यहाँ दिया क्यों गया है? डुमरांव का नाम यहाँ 2 कारणों दिया गया, ठीक है, ध्यान देंगे आप। कि पहला तो ये कारण है कि बिस्मिल्ला खां का जन्म हुआ वहाँ पर। अगर बिस्मिल्ला खां नहीं होते तो शहनाई इतनी प्रसिद्ध नहीं होती, शहनाई सुन नहीं पाते हम लोग, ठीक है ना। पहला ये कारण है कि उनका जन्म स्थल है बिस्मिल्ला खां का। दूसरा कारण ये है कि वहाँ पर एक घास मिलती है जिसका नाम है जिसको जिसको नरकट कहते हैं ना, नरकट, ठीक है, नरकट घास का नाम क्या है? नरकट, ठीक है। उसी से रीढ़ बनाते हैं। रीढ़ मतलब क्या होता है? जो शहनाई में एक प्रकार का वस्तु प्रयोग होता है, उसको रीढ़ कहते हैं। शहनाई के अंदर डाली जाती है, पोली यानी खाली होती है अंदर से वो, ठीक है ना। उसी के माध्यम से शहनाई बजती है। तो अगर वो घास नहीं होती तो क्या शहनाई बज पाती? नहीं ना। तो यही 2 कारणों से जो है डुमरांव का नाम आया, वरना और कोई ऐसा स्थान, कोई प्रसिद्ध स्थल नहीं है डुमरांव, ठीक है ना। अब लोग आते हैं कि आखिर बिस्मिल्ला खां को क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में आपका, ठीक है ना, कि संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे उनको संगीत में रुचि जगी। तो वो 2 गायिका बहनें हैं, रसूलन बाई और बतुलन भाई, ठीक है। जब अमीरुद्दीन 14 वर्ष के थे ना, और बालाजी मंदिर जब जाते थे रियाज करने के लिए, तो जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते में इन्हीं 2 बहनों का घर पड़ता था, रसूलन भाई और बतुलन भाई का। क्योंकि ये दोनों गायिका बहनें थी, तो ये अलग अलग रागों में गाना गाती थी, और बिस्मिल्ला खां सुनते जाते थे उनको। और सुनते उनको संगीत के प्रति क्या जग गई? प्रेरणा जग गई। तो उन्होंने ये मतलब ये अपने इंटरव्यू में, साक्षात्कार में बोला है कि मुझे जो है संगीत के प्रति आरंभिक जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है? इन दोनों बहनों से मिली है। कहने का मतलब संगीत की वर्णमाला उन्होंने कहाँ सीखी है? रसूलन और बतुलन से सीखी है। आई बात समझ में? चलिए अब हम थोड़ा बात जानते हैं शहनाई के इतिहास के बारे में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना हम लोग जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आते हैं बिस्मिल्ला खां की कामना। बिस्मिल्ला खां जो है 80 बरस तक, 80 ईयर्स तक, ठीक है ना, लगातार
नमाज अदा करते रहे और लाखों सजदे, लाखों प्रार्थनाएं उन्होंने की हैं। 5 समय, पाँचों वक्त नमाज जो अदा की उन्होंने, उस नमाज में 80 बरस तक उन्होंने प्रार्थना की कि हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे खुदा, मुझे क्या दे दे, एक सुर दे दे, एक सुर, सच्चा सुर दे दे, ऐसा सुर दे कि जो अब लोग मेरे शहनाई को सुने तो उनकी आंखों में क्या आ जाए, आंसू आ जाए। भीख मांगते थे वो, किससे? भगवान से, ईश्वर से। अरे भैया, भीख मांगना तो किससे मांगो? भगवान से मांगो ना, क्यों ईश्वर से मांगते हो? उन्होंने भी यही किया, ईश्वर से भीख मांगा उन्होंने, जबकि उनके पास 7 सुर थे। जी हाँ, उनके पास ऑलरेडी 7 सुर थे, क्योंकि वो 8 घंटे लगातार रियाज करते थे। 8 घंटे, जी हाँ, 80 बरस तक लगातार करते रहे। भारत रत्न भी मिला, फिर भी करते रहे वो। आज के कलाकार जैसे नहीं कि रातों रात फेमस हो गए, अगले दिन वो अंधेरे में चले गए। जी नहीं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। 8 वक्त की नमाज, 8 घंटे रियाज के बाद 5 वक्त की नमाज में भीख मांगना, ये उनका प्रतिदिन का जो है काम था। ये बिस्मिल्लाह खां को पता है कैसे बताया गया है? बिस्मिल्लाह खां को एक कस्तूरी मृग के समान बताया गया है। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन यह बात उसे पता नहीं होती है। जीवन भर वो कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ होता है उसको ढूंढता रहता है, जब उसके पास समीप है उतना, और अंत में मृत्यु हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां की स्थिति भी वैसे ही है। उनके पास 7 सुर है, लेकिन वो फिर भी 80 बरस तक क्या मांगते रहे? सुर। उनको लगता था कि भगवान कभी इनका भी उनके ऊपर मेहरबान होगा और कहेगा कि ले सुर का फल ले ले, खा ले, जा अपनी बात क्या कर ले, तू पूरी कर ले। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। मतलब मुहर्रम कैसे मनाते हैं बिस्मिल्लाह खां? तो इस मुहर्रम जो है ना, वो शोक पर्व है, क्योंकि इस दिन हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए थे ना, और उनके वंश भी, कुछ वंशज शहीद हुए थे, तो उनके शोक के रूप में ये मुहर्रम मनाते हैं लोग। 10 दिनों तक कार्यक्रम चलता है, और इन दिनों में जो बिस्मिल्लाह खां है ना, वो कोई भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, ना उनके मामा ना उनके नाना, कोई नहीं, ठीक है ना। वो 8वीं तारीख को, अब पता नहीं, मुझे पता नहीं है, पता कर लेंगे, ठीक है ना। 8वीं तारीख को क्या करते हैं हमारे बिस्मिल्लाह खां? दाल मंडी में फातमान से 8 किलोमीटर की दूरी पैदल करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं 8 किलोमीटर तक, और रोते रोते जाते हैं वो, ठीक है ना। कोई राग नहीं बजता है। बिस्मिल्लाह खां की आँखें नम रहती हैं कि इनकी यादों में, बताइए, हजरत इमाम हुसैन की याद में शोक मनाते हैं। और ऐसे अवसरों पर ही बिस्मिल्लाह खां जैसे प्रसिद्ध कलाकार का मानवीय जो चेहरा हम लोग देख पाते हैं, वरना ऐसे कहाँ देख पाएंगे उनको? बताइए, देख पाइएगा आप? कभी नहीं। अब बात करते हैं वो अपने पसंदीदा हीरोइन की, ठीक है ना, सुलोचना। उनकी पसंदीदा क्या थी? हीरोइन थी। जवानी की बातें जब याद आती हैं ना, तो खुद को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए भी यही मुश्किल होता था। तो उनकी हीरोइन थी कौन पसंदीदा? सुलोचना। मन उनकी फिल्म आती नहीं थी कि उसके पहले ही वो भाग खड़े होते थे। कहाँ पर बताइए? सिनेमा हॉल में। पहले थोड़ी था ये सब कि हॉट स्टार था, ये सब कुछ नहीं था पहले। तो कुछ पैसे नानी से मांगते थे, नाना से मांगते थे, मामा से मांगते थे, और कुछ पैसे अपने खुद जमा करते थे ना, वो कमा कर शहनाई बजा बजा कर, तो वो उन फिल्मों को जाकर देखते थे पैसे जमा करके, ठीक है। और एक और थी कुलसुम हलवाइन, है ना। कुलसुम हलवाइन जो है जलेबी कचौड़ी छानती थी, संगीत में कचौड़ी। अब भाई बोलेंगे कि भाई म्यूजिकल कचौड़ी हमने कभी सुना नहीं। तो होता क्या था कि कुलसुम हलवाइन घी की कचौड़ी बनाती थी ना, कलकलाते घी में जब वो कचौड़ी डालती थी, छन्न से संगीत पैदा होता था, स्वर पैदा होता था। अब बिस्मिल्लाह खां तो भाई पता है ना आपको कि वो संगीतज्ञ हैं, तो उनको तो हर ध्वनि में, हर चीज़ में, हर जगह उनको क्या दिखाई देगा? संगीत। इसलिए कुलसुम हलवानी की कचौड़ी को क्या कहा गया? संगीत में कचौड़ी कहा गया। एक बार की बात है कि जब वो 4 साल के थे, तो वो नाना को देख रहे थे कि नाना क्या बजा रहे हैं? शहनाई बजा रहे हैं, और शहनाई से मीठी ध्वनि निकल रही है। तो उनको लगा ना कि नाना जो है मीठी शहनाई बजाते हैं, मतलब वो शहनाई मीठापन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके नाना रियाजी थे ना, रियाज करते थे, रियाज करते करते उनका स्वर क्या हो गया था? मीठा हो गया था, इसलिए शहनाई से मीठा स्वर निकलता था। लेकिन ये छोटा सा बच्चा क्या बाजाने, तो शहनाई जब बजा कर नाना चले जाते थे अपने स्थान से, तो वहाँ ये अमरुदुन यानी बिस्मिल्लाह खां पहुँचते थे, जो 4 साल के थे, और जाते थे और हर शहनाई को चखते थे, टेस्ट करते थे कि कौन सा मीठा। लेकिन शहनाई मीठी थोड़ी होती है, मीठा तो स्वर होता है ना बेटा, ठीक है। तो और भी संगीत की जो समझ थी, जो बारीकियाँ थी, हमारे बिस्मिल्लाह खां को बचपन में ही आ गई थी, ठीक है ना।
ये तो मैं बता चुका हूँ संगीत के बारे में कि किस तरह से वो फिल्मों को देखता था सुलोचना के। अब बालाजी मंदिर की बात करते हैं कि बालाजी की मंदिर के कारण ही उनकी इतनी प्रसिद्धि। अगर बालाजी का मंदिर नहीं होता तो बिस्मिल्लाह खां नहीं होते, ठीक है ना। इतनी श्रद्धा उनके मन में बालाजी के प्रति कि जब वो बालाजी मंदिर में नहीं होते थे, आउट ऑफ काशी होते थे वो, तो थोड़ी देर के लिए सही अपनी शहनाई को बालाजी की मंदिर की दिशा की तरफ घुमाकर वो बजाते थे। उनकी आंतरिक श्रद्धा, हृदय की श्रद्धा जो है वहीं से कहीं परदेश में रहकर भी निकलती थी। अपार श्रद्धा उनके मन में थी किनके प्रति? बालाजी के प्रति, ठीक है। काशी से भी बहुत जुड़े हुए थे वो, काशी को भूल नहीं पाते हैं। लेकिन आज की काशी और पहले काशी में अंतर आ गया। लेकिन अंतर आने के बाद भी काशी में वो आज भी वो बातें हैं जो अन्य जगहों पर नहीं है, ठीक है ना। तो जो बातें हैं बिस्मिल्लाह खां को काशी में जो पहले थी लेकिन आज नहीं है, वो बड़ी उनको चुभती हैं कि भाई पहले काशी में क्या था और आज काशी में क्या है। मलाई बर्फ़ ख़त्म हो गया, देसी घी में बात नहीं रही। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक बार की बात है कि उनकी एक शिष्या थी, ठीक है ना। और बिस्मिल्लाह खां जो थे बड़े साधारण थे, मतलब भारत रत्न मिल गया था लेकिन फटी हुई लुंगी पहनते थे। इतने गरीब नहीं थे वो, लेकिन बड़े साधारण रहते थे। तो उनकी शिष्या ने कहा कि बाबा आप ये क्या करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आप भारत रत्न पा चुके हैं, आपको इतनी प्रसिद्धि मिल चुकी है ना, आप ऐसा ना किया करें, फटी लुंगी ना पहना करें। तो बिस्मिल्लाह खां ने कहा दैट पगली, अरे पगली ये भारत रत्न हमको ये लुंगी थोड़ी मिला है रे, हमको तो शहनाई बजाने के लिए मिला है ना, ठीक है। अगर मैं आज के कलाकारों की तरह बनाव श्रृंगार करूं तो मेरा सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? मेकअप पे चला जाएगा ना, फिर मैं कहाँ कर रियाज करूँगा, है ना। रियाज जरूरी है ना कि कपड़े जरूरी हैं। आज के कलाकारों पर व्यंग्य किया गया है कि आज के कलाकार मेहनत नहीं करना चाहते, अभ्यास नहीं करना चाहते, केवल क्या करना चाहते हैं? प्रसिद्धि और पैसा कमाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं। सोचिए एक आदमी 80 बरस तपस्या कर रहा है, फिर भी 80 वर्ष तपस्या के बाद भी भगवान से भीख मांग रहा है एक सुर के लिए, जबकि उसके पास सातों सुर विद्यमान है। तो वही कहते हैं कि ठीक है बेटिया, आज के बाद से फटी लुंगी नहीं पहनेंगे, लेकिन मालिक से दुआ करते हैं कि लुंगियाँ फटे तो फटे लेकिन सुर ना फटे, फटा सुर ना बख्शे मालिक। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अब काशी की बात करते हैं हम लोग। काशी जो है प्राचीन परंपरा जुड़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि काशी में जो संस्कृति विद्यमान है वो अभी तक विद्यमान है, पहले जो चली आ रही है। रामनवमी हो, कजरी हो, चैती हो, आपको होली हो, ईद हो, त्यौहार सब मिलजुल के मनाते हैं लोग, बड़े ही ढंग से मनाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी कुछ बदला है। मलाई बर्फ़ वाला जो पहले था बेचक था, मलाई बर्फ़ वो नहीं रहा, देसी घी में वो बात नहीं रही, कचौड़ी जलेबी ख़त्म हो गई। और जो जो गायक अपने संगीतकारों के प्रति आदर भाव रखते थे, अब वो नहीं रहा। अब हर कोई आगे बढ़ना चाहता है दूसरे को पीछे करके, पहले ये भावना नहीं थी, ठीक है ना। तो काशी में वो बातें जो पहले थीं भले ही आज ख़त्म हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो काशी में आज भी है। काशी में मरना भी मंगल पाया माना गया है, ठीक है ना। शहनाई जैसे मंगल ध्वनि सूचक है ना शहनाई, वैसे काशी भी मंगल ध्वनि का सूचक है ना। काशी अभी भी संगीत के थाप पर सोती है, संगीत के थाप पर जगती भी है। और काशी के पास एक और अनमोल हीरा है, बताइए कौन है वो? बिस्मिल्लाह खां है, जिसने हमेशा से क्या किया है? दो कौमों को एक होने का संदेश दिया है, हिंदू और मुस्लिम को। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां नाम सुन के लग रहा है आपको ना कि वो क्या है? मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने काशी के प्रति कितनी श्रद्धा रखी अपने मन में। बालाजी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर जी है ना, और संकट मोचन के प्रति उनकी अपार श्रद्धा उनके मन में रही है। आई बात समझ में? और एक बात और ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए उनके पास अनेकों उपहार पुरस्कार थे। भारत रत्न सोचिए इतना बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है। फिर भी वो 80 साल तक संगीत के क्या बने रहे? नायक बने रहे। क्यों बने रहे बताइए? क्योंकि उन्होंने संगीत को हमेशा सीखा है, 80 बरस से सीखा है, कभी भी छोड़ी नहीं, सीखने की जिज्ञासा को ख़त्म नहीं किया कभी। आई बात समझ में? तो ये समाप्त हुआ आपका। हम लोग पढ़ेंगे आगे, लास्ट चैप्टर हमारा है, ठीक है ना, संस्कृति। तो संस्कृति पाठ है, इसके लेखक है भरत आनंद कांसलन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर CBSE एग्जामिनेशन। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लेखक परिचय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको स्लो मोशन में पढ़ें आप, ठीक है ना।
चलिए आते हम लोग सीधे ब्लड रिलेशन पे आते हैं। ये बड़ा ही छोटा चैप्टर है लेकिन इसके अर्थ बड़े ही कठिन है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा प्यारे बच्चों। उफ, आइए तो ये जो संस्कृति पाठ है जो भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखा गया है, ये गद्य शैली क्या है, निबंध है, ठीक है ना। यहाँ दो शब्द आए हैं, बताइए क्या, सभ्यता और संस्कृति। ओ माय गॉड, ये क्या है ये क्या, इसी के बारे में बताया गया, ठीक है ना। आइए समझते हैं इसको हम लोग। अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सभ्यता है बाहरी चीज़, जिससे हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, वो सभ्यता है हमारी, आई बात समझ में। और संस्कृति क्या है, आंतरिक चीज, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, है ना, ये हमारी क्या है, संस्कृति है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आई बात समझ में। लेकिन अलग अलग होने के बाद भी, अधिक प्रयोग होने के बाद भी, जानने के बाद भी हम इन दोनों अर्थों को समझ नहीं पाते हैं, दोनों शब्दों के अर्थ को। देखिए लिखा है ना कि सभ्यता संस्कृति ऐसे दो शब्द हैं जिनका उपयोग तो बहुत होता है लेकिन समझ में बहुत कम आते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनके आगे जब भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता लग जाती है, विशेषण लग जाते हैं, तब इसको समझना क्या हो जाता है, और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लिखा गया, इसको समझाने के लिए, सभ्यता और संस्कृति को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले आग का आविष्कार का उदाहरण और सुविधाएं का आविष्कार, ठीक है ना। इन दोनों को खोजने की शक्ति या प्रवृत्ति को संस्कृति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस मनुष्य के मन में सबसे पहले पहल, ध्यान देंगे आप, ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान सुनिए, कि जिस मनुष्य के मन में सबसे पहले पहल आग के आविष्कार करने की और सुधाई का आविष्कार करने की विचार आई होगी, भावना आई होगी, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और उसके विचार क्या कहलाएंगे, संस्कृति कहलाएगी। ध्यान सुनिए कि मन में आने वाले विचार भावनाएं क्या कहलाती हैं, संस्कृति। और जिसके मन में आती है भावनाएं और विचार, वो व्यक्ति कहलाता है संस्कृत। लेकिन उन विचारों से जो आविष्कार होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए, सभ्यता कहते हैं। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि आज उसी सुई धागे से हम लोग कितना कुछ बना चुके हैं, लेकिन क्या हम लोग संस्कृत कहला सकते हैं, नहीं, हम लोग सभ्य कहलाएंगे क्योंकि हम लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं। आई बात समझ में। आग के आविष्कार से कितने सारे आविष्कार हुए देख रहे हैं आप, लेकिन क्या आज का मानव, आज का मनुष्य संस्कृत मानव कहलाएगा, कदापि नहीं। संस्कृत कहलाने का अधिकार किसे है, जिसने आग का क्या किया था, आविष्कार किया था। संस्कृत मानव हम नहीं, हम सभ्य मानव कहला सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए, अगर समझ में नहीं आना कोई टेंशन लेना है, आपको और भी आगे बहुत कुछ बताना मुझे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है वैज्ञानिक खोज का उदाहरण। देखिए मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल है आपका, ये इनका है आपका, ये न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना आपका, उसका बताया गया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया, सिद्धांत बनाया था, पता है आपको। लेकिन आज जो फिजिक्स पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो न्यूटन से ज़्यादा जानता है, सुन लीजिए आप, बल्कि उसको न्यूटन से ज़्यादा पता है, उस सिद्धांत में वो और भी सिद्धांत ऐड कर सकता है। जी हाँ, लेकिन क्या आज का फिजिक्स का भी जो विद्यार्थी स्टूडेंट है, क्या वो न्यूटन से ज़्यादा संस्कृत कहलाएगा, नहीं। संस्कृत केवल कौन है, न्यूटन है, क्योंकि उन्होंने पहल गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि भाई कोई भी वस्तु जब ज़मीन पर गिरती है तो उसके पीछे उसका आकर्षण बल काम करता है। आई बात समझ में। आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ा है, मुझे फिजिक्स की जानकारी नहीं है, इंटरेस्ट मुझे है साइंस में, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये सारी बातें आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा, हाँ, अब आप बात करते हैं हम लोग मानव संस्कृति। भैया लो, अब यहाँ संस्कृति और सभ्यता की बात करें, मानव संस्कृति क्या है। मानव संस्कृति वही है बेटा जो हमें परोपकार की भावना को भरती है, दया की भावना को भरती है, ठीक है ना। जैसे माँ, जो हमारी माँ है, जो रात भर जागती है, जब हम बीमार रहते हैं ना, और जागकर हमें अपनी गोद में बिठाती है, हमारा ख्याल रखती है, क्या है बताइए, ये है मानव संस्कृति। लेनिन बहुत बड़ा समाज सुधारक, समाज सेवी, वो खुद भूखा रहता था और मजदूरों को क्या करता था, लोगों को, भूखों को भोजन देता था। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मजदूरों की दशा को सुधारा। आई बात समझ में। अनेकों लोग हैं, अनेक एग्जाम्पल है
महात्मा गांधी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, ये सब क्या है? मानव संस्कृति के उदाहरण हैं, जिन्होंने मानव की क्या की है? सेवा की, अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर दिया है। आई बात समझ में? तो सुई धागे का आविष्कार अगर हुआ है या आग का आविष्कार हुआ तो किसके लिए? मानव के लिए किया गया है, और इसने किया है वो मानव संस्कृति है, वही मानव संस्कृत मानव है। अब बात करेंगे हम लोग की सभ्यता क्या है, असभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, असंस्कृति क्या है। सभ्यता का मतलब क्या होता है? लोगों को केवल क्या देना? लाभ देना। और असभ्यता मतलब क्या होता है? लोगों को नुकसान पहुंचाना। इससे मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े हैं, और दोनों बहुत तेज हैं, आगे जाकर साइंटिस्ट बन जाते हैं दोनों, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट बना है अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, और एक बनता है अपने देश को तबाह करने के लिए। अब बताइए कि दोनों में सभ्य कौन है? सभ्य तो वही ना जो देश का भला चाहता है, हैं? असभ्य कौन हुआ बताइए? असभ्य वही हुआ जो देश का विरोध करता है, विद्रोह करता है, देश में फैलाता है, नाश करता है देश का। और संस्कृति क्या कहलाएगी? संस्कृति वही कहलाएगी जो देश का भला करे। जैसे जिस साइंटिस्ट ने अपने देश को बचाने के लिए बम, गोले, बारूद का आविष्कार किया देश को बचाने के लिए, उसका आविष्कार क्या कहलाएगा? संस्कृत कहलाएगा। संस्कृति कहलाएगी उसका आविष्कार, वो संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा, उसका आविष्कार संस्कृति कहलाएगी। लेकिन जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई की, साइंटिस्ट बना और अपने देश के लिए, देश को तबाह करने के लिए गोले बारूद बंदूक बनाए, वो क्या कहलाएगा? असंस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और उसकी जो आविष्कार, उसका जो आविष्कार है वो असभ्यता कहलाएगी। आई बात समझ में? बहुत ये सूक्ष्म है लेसन, ये अगर आप कितना ही पढ़ लो ना, ये समझ में आपको नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए आज को आप इतना समझ जाओ, यही काफ़ी है, ठीक है। इतना इससे ज़्यादा एग्जाम पूछा जाएगा आपसे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें।